आप सभी लोगों का स्वागत है इस सीरीज़ में। इस सीरीज़ में आज का जो हमारा वीडियो है वो इंडियन ज्योग्राफी के मैप्स के ऊपर है। ये अधिकतर मैप्स जो आपको दिखेंगे ये हैंड ड्रॉन या मतलब हैं हाथ से बनाए हुए ज़्यादा मैप्स हैं, और जो हमने बाकी जगह से इंपॉर्टेंट मैप्स लगे हैं वो साथ में ले लिया है। तो देखिए, इसमें सबसे पहले हम स्टार्ट करने वाले हैं नदियों से। और हमारी कोशिश ये होगी कि हम सिर्फ न केवल नदियों को जानें, बल्कि ये भी जानें कि अगर कोई महत्वपूर्ण शहर है या उनके अलावा और भी ऐसी क्या क्या चीज़ें हैं जो हम नदियों को कवर करते हुए समझ सकते हैं, जान सकते हैं, वो भी हम साथ में देखने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम चलते हैं उत्तराखंड साइड में। उत्तराखंड साइड यूपी सबको लेते हुए हम गंगा नदी के सिस्टम को समझने की कोशिश करते हैं, गंगा रिवर सिस्टम को। तो देखिए, हमेशा जो आपका क्वेश्चन कैसे कैसे बनता है उसे भी देखने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे आपकी ये जो गंगा जी निकलती हैं, तो हमें पता है कि ये जो गंगा हैं ये आपकी सबसे पहले कहाँ कहलाती है? ये देवप्रयाग में कहलाती हैं। देवप्रयाग में दो धाराएं आके मिलती हैं। देखिए, यहाँ पे आप पॉइंट पे फोकस करिए, 1 2 3 4 5। तो फिफ्थ पॉइंट पे आपको दिख रहा है कि अलकनंदा इधर से बहते हुए आ रही हैं बद्रीनाथ साइड से। और इधर से हम आपको अगर दिखाएं, ये है आपकी अलकनंदा, ये है आपकी भागीरथी, और दोनों लोगों का संगम जहाँ पे हो रहा है दोनों नदियों का, यहाँ से फिर ये गंगा कहलाने लगती हैं। और ये जहाँ संगम हो रहा है, ये फिफ्थ पॉइंट आप देख रहे हैं, ये है आपका देवप्रयाग। तो सबसे पहले हम यहाँ से शुरू करते हैं बद्रीनाथ से। बद्रीनाथ से जब आप आगे बढ़ेंगे तो बद्रीनाथ से सबसे पहले आपको दिखने को मिलेंगी अलकनंदा। अलकनंदा के सहारे जब आप नीचे आते हैं तो ये सबसे पहले कौन सी नदी आके मिल रही है? धौली गंगा। धौली गंगा कहाँ पे आके मिल रही है? इसका आंसर है विष्णु प्रयाग। तो ऐसे याद कर लीजिए कि बद्रीनाथ किनका है? भगवान विष्णु जी के लिए है, वो धाम है। तो सबसे पहले कौन सी नदी आके मिलेगी? धौली गंगा। कहाँ पे? विष्णु प्रयाग में। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, आपको ये नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान भी दिख रहा होगा धौली गंगा के बगल में। नंदा देवी नेशनल पार्क या नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान हम उत्तराखंड में पढ़ते हैं। और नंदा देवी का पीक कुछ 7,700 किलोमीटर कुछ करके है। इसे हम जब घटाव और बढ़ाव में हाइट के हिसाब से जब अरेंज करते हैं, व्यवस्थित करते हैं, तो वहाँ भी नंदा देवी का नाम आता है पर्वत का। अब धौली गंगा के बगल में आपको नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान भी दिख गया। अब आगे बढ़ते हैं। जब हम अलकनंदा के सहारे आगे बढ़ रहे हैं धौली गंगा के मिलने के बाद विष्णु प्रयाग में, तो फिर हमारे पास आके मिलती हैं नंदाकिनी। अब नंदाकिनी जो हैं वो कहाँ पर आके मिल रही हैं? वो आके मिल रही हैं नंद प्रयाग में। तो देखिए, ये याद करना कठिन नहीं है। नंद प्रयाग, कौन सी नदी आके मिली? नंदाकिनी। दोनों में नंद है, याद हो जाएगा। फिर हम आगे बढ़ते हैं तो फिर एक नदी आके हमारे बाएं तरफ से मिल रही है। अब देखिए, आपको यहाँ पहचानना है कि ये दायां तट है कि बायां तट है। अब यहाँ देखिए कि नदी की जो धारा है वो ये है, ठीक है। तो आपकी दाएं तरफ से कौन सी नदी आ गई? ये आ गई। और आपके बाएं तरफ से कौन सी नदी आ गई? ये आ गई, क्योंकि धारे के बाएं तरफ ये नदी है, दाएं तरफ ये नदी है। तो ये बाएं तरफ की तट वाली नदियां हैं, ये दाएं तरफ की तट वाली नदियां हैं, जिन्हें हम इंग्लिश में राइट बैंक ट्रिब्यूटरी और लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी बोलते हैं। अब उसके बाद हम आगे देखते हैं। उसके बाद है नंदाकिनी, ठीक है। नंदाकिनी आके मिल गई। अब हम आगे जब आगे देख रहे हैं, बढ़ते हैं, तो हमें आके एक और नदी आके मिलती है। उस नदी का आगे क्या नाम है? पिंडार गंगा। पिंडार गंगा आके कौन से आके जगह पे मिलती है? कर्णप्रयाग में। कर्णप्रयाग। और कर्णप्रयाग के बाद हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं तो कौन से आके नदी मिलती है? तो मंदाकिनी, ठीक है। और मंदाकिनी कहाँ की मिल रही है? रुद्रप्रयाग में। अब हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। अब आगे बढ़ने के बाद आप देखिए कि यहाँ पे मंदाकिनी मिल गई कहाँ पे? रुद्रप्रयाग में। और फिर आके और कौन सी नदी आपकी मिल रही है यहाँ पे? भागीरथी। भागीरथी कहाँ पर आके मिल रही है? देवप्रयाग में। तो भागीरथी जो देवप्रयाग में आके मिल रही है अलकनंदा के साथ में, यही आपका देवप्रयाग में ही आके यहाँ पे गंगा कहलाना शुरू करती हैं। अब आपसे सवाल देखिए क्या पूछ सकते हैं। एक तरफ आपके सामने प्रयागों का नाम पूछ देंगे और दूसरी तरफ पूछ देंगे कि गंगा जी इन अलकनंदा में आके कौन सी नदी मिलती है, किसके साथ संगम होता है, ठीक है। अब दूसरी तरफ क्या है? एक तरफ आपके सामने ये हो जाएगा भागीरथी। अच्छा, भागीरथी कह रहे हैं। एक तरफ क्या आपसे पूछ सकते हैं कि कौन सी नदी कहाँ से निकल रही है। तो आप ध्यान से देखिए, मंदाकिनी कहाँ से निकल रही है? केदारनाथ से। भागीरथी कहाँ से निकल रही है? गंगोत्री से। बद्रीनाथ के पास से कौन सी नदी निकली? अलकनंदा। उसके बाद आप यहाँ देखिए, ये तीसरे नंबर पे आके कौन सी नदी आके मिल रही है? ये आके मिल रही है कर्णप्रयाग में। कौन सी? पिंडार गंगा।
और ये पिंडार गंगा आके निकली। ये पिंडार गंगा कहाँ से निकली? तो उन्हीं के नाम पे ग्लेशियर है पिंडार ग्लेशियर, वहीं से नदी आके निकलती है। अब हम पहुंच गए हरिद्वार के पास में। देखिए हरिद्वार के आगे जैसे ही आप बढ़ते हैं तो ये उत्तराखंड यूके मतलब उत्तराखंड का बॉर्डर है। और उसके बाद देखिए आप हरिद्वार से आगे जैसे ही यूपी में आते हैं तो गंगा सबसे पहले यूपी के कौन से ज़िले में आती है? ये आ रही है बिजनौर ज़िले में। तो आपका कभी कभी ये भी एक स्टेटमेंट लिखा हुआ हो सकता है कि गंगा सबसे पहले उत्तर प्रदेश के किस जिले में प्रवेश करती हैं, तो वो आंसर है बिजनौर। अब आप आ गए यूपी में, ठीक है। अब दूसरी तरफ देखिए ये आपको 6 नंबर भी एक लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये 6 नंबर क्या है? ये बंदरपूंछ ग्लेशियर है। यहाँ पहले फोकस करिए, ये यमुनोत्री जो है, देखिए यहाँ पर है यमुनोत्री, ठीक है। ये यहाँ पे लिख दिया है मैंने, यमुनोत्री से निकली हैं अपनी यमुना जी। और ये कौन सा ग्लेशियर है? बंदरपूंछ ग्लेशियर से निकली हुई हैं। तो आपका ये भी कभी कभी स्टेटमेंट बन जाता है। अब अपनी यमुना जी जब आगे बढ़ रही हैं तो हम यूपी में देखते हैं कि यहाँ पर इटावा पे फोकस करिए। अब आप आ जाइए पश्चिमी यूपी साइड में, ठीक है। फिर धीरे धीरे हम बढ़ेंगे पूरब में। पश्चिमी यूपी में आप देखेंगे तो इटावा में आके कौन सी नदी मिल रही है? यमुना में आके मिल रही है चंबल नदी। और चंबल की कौन कौन सी सहायक नदियां हैं? बानस, काली सिंध। याद रखिएगा काली सिंध है, सिंध नहीं है। सिंध देखिए जालौन में जाके मिल रही है यमुना में, लेकिन काली सिंध, पार्वती, चंबल, चंबल में कौन सी और सहायक नदी है? बानस। तो बानस, काली सिंध और पार्वती, ये तीनों नदियां आके कहाँ मिल रही हैं? चंबल में। उसके बाद आप देखिए जब यमुना के सहारे आप आगे बढ़ते हैं तो उसके बाद आपको कौन सी एक नदी देखने को मिलती है? ये सिंध। सिंध सहायक नदी यमुना की, और ये किस जिले में आके यूपी में मिल रही है? जालौन में। अब हम आगे और बढ़ते हैं। अभी हम देखिए इटावा के बाद से थोड़ा सा बुंदेलखंड के एरिया को टच करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। यमुना नदी के सहारे जब हम आगे बढ़ रहे हैं तो जालौन, जालौन के बाद हम आ गए हमीरपुर। हमीरपुर में आके बेतवा नदी आके यमुना में मिल रही है। और धसान नदी किसकी सहायक नदी या ट्रिब्यूटरी है? ये है बेतवा नदी की। उसके बाद हम आते हैं बांदा। बांदा आपका पता है कि डायमंड के लिए, हीरे के लिए भी फेमस है, हम अक्सर पढ़ते रहते हैं मिनरल में। और उसके बाद यहाँ पर आके यमुना में कौन सी नदी मिलती है? केन। तो अब इन नदियों को चाहे बाएं से दाएं में आपको व्यवस्थित करना हो, दाएं से मतलब पूरब से पश्चिम, पश्चिम से पूरब, आप यहाँ से देख के सॉल्व कर सकते हैं। फिर आप गंगा जी के सहारे जब नीचे आ रहे थे तो कौन सी नदी कब आके मिली, आप यहाँ से इसको ठीक कर सकते हैं। अब देखिए कन्नौज में जब हमारी गंगा जी आगे बढ़ती हैं, अभी यमुना से गंगा जी का मिलन प्रयागराज में होता है। जब कन्नौज में हमारी गंगा जी आती हैं तो उधर से एक और गंगा आके मिलती है, राम गंगा। इसे हम अगले मैप में भी देखेंगे। अब राम गंगा जहाँ से निकल रही है ये वाले एरिया को आप फोकस करिए। देखिए ये जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भी है वहाँ पे, यानी आपका जहाँ से राम गंगा निकली हैं वो एरिया कहीं ना कहीं जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का भी है। तो आपको ये भी पता चल गया। अगर आपसे कुछ मिला के सवाल पूछते कि राम गंगा जहाँ से निकलती है वहाँ पे कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है, तो आंसर क्या हो जाएगा? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। अब राम गंगा आके कहाँ पे मिलती हैं? देखिए एग्जैक्ट कन्नौज नहीं है, एट कन्नौज, कन्नौज पे आके मिलती है। इस तरह का ऑप्शन एक यूपी पीसीएस 2023 में था, मेरे ख्याल से क्वेश्चन था, ये आ गया था। कन्नौज के पास में आके मिलती हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है, बस हाँ कि कन्नौज के पास में आकर राम गंगा या गंगा जी के साथ आके मिलती हैं। अब हम आ गए प्रयागराज के पास में, प्रयागराज में आ गए, ठीक है। प्रयागराज से हम आगे बढ़ते हैं, अब आता है गृह जनपद, मेरा गृह जनपद वाराणसी, ठीक है। वाराणसी में अब आप उत्तर साइड में, अब आपको ज़्यादा फोकस करना है, अब आपका काम पश्चिम में हो गया। अब आप देखिए यहाँ पे हरदोई, हरदोई के पास एक नदी निकलती है, सई नदी। अब सवाल ये भी आ जाता है सई नदी पे कौन से शहर बसा हुआ है, तो जौनपुर सई नदी पे बसा हुआ है, कोई डाउट नहीं है। और रायबरेली भी अगर आप देखेंगे तो सई नदी पे ही बसा हुआ है। तो यूपी के मैप को जब हम अलग से देखेंगे तो उसमें आपको ये बताएंगे कि कौन कौन से ऐसे शहर हैं किस किस नदी पे पड़ती है, तो इसी तरीके से यूपी में भी हम देख लेंगे। अब जौनपुर में आने के बाद आप देखिए जौनपुर में फिर आपको प्रयागराज जैसा संगम दिखेगा। इधर से आ रही है गोमती नदी, ये हो गई आपकी गोमती नदी, ये हो गई आपकी सई नदी, और दोनों आके कहाँ मिल रही हैं? मिल रही हैं जौनपुर में। अब जौनपुर में ये गोमती और सई दोनों आके मिल रही है, ठीक है। सई और गोमती, गोमती और गंगा नहीं, गोमती का गंगा में मिलन तो आपका वाराणसी में, जौनपुर और वाराणसी के बॉर्डर पे एक मार्कंड आपका कैथी के पास में मार्कंडे महादेव जी हैं, वहाँ पर आके ये मिलती है। वहाँ की एक न्यूज़ भी थी कि वहाँ पे गैंगेटिक डॉल्फिन भी आपको देखने को मिल रही है हाल फिलहाल में।
अब यहाँ पर देखिए गोमती नदी कहाँ से निकली है। गोमती नदी निकली है आपकी फुल्लहर झील या गोमत ताल से, जो कि पीलीभीत जिले में पड़ता है। और इसी पीलीभीत जिले में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पीलीभीत बाघ अभयारण्य भी आपको देखने को मिलेगा, पीलीभीत टाइगर रिजर्व। ठीक है। अब आप वाराणसी से जब आगे बढ़ते हैं अब आप बिहार साइड में जा रहे हैं। यहाँ पे ये आपका देवरिया के बाद आप लगभग लगभग छपरा साइड में बिहार में बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब हम उत्तर साइड में और आते हैं। यहाँ पर आप देखिए एक नदी आपको देखने को मिल रही है, शारदा नदी। शारदा नदी आके घाघरा में मिल रही है। कहाँ पे घाघरा पे आके मिल रही है? ब्रह्म घाट पे। अब ये ब्रह्म घाट किस जिले में पड़ता है ये आप लोग कमेंट करके बताइए। ठीक है। जब यूपी का हम कवर करेंगे अलग से तो वहाँ देख लेंगे, लेकिन फिर भी आप ये कोशिश करिए कि ब्रह्म घाट किस जिले में पड़ता है, इसको पता करके आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। अब ये अयोध्या को देखिए, अयोध्या किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो घाघरा नदी, या वहाँ पे हम आपका एक और नदी के नाम से जानते हैं। ठीक है। वो कौन सी नदी है? जो घाघरा नदी ही कहते हैं, या उनको कौन सी लोकल नदी है? कौन सी ऐसी नदी है जिसके किनारे हमारा अयोध्या धाम बसा हुआ है? तो आपको दूसरा कमेंट ये भी करना है इस नदी के बारे में। अब आगे देखिए एक और आपका पड़ता है गोरखपुर। अब गोरखपुर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? राप्ती नदी के किनारे बसा हुआ है। तो यहाँ पर लगभग आप इस मैप को अच्छे से देखिए, 2 बार 3 बार 4 बार प्रैक्टिस करिए तो आपको ये चीज़ें ज़्यादा क्लियर होने लगेंगी। अभी मैंने आपको बताया था कि अगला मैप हमारा कौन सा होगा। रामगंगा के ऊपर एक छोटा सा मैप है, चलिए उसको भी देख लेते हैं। देखिए ये गूगल मैप से थोड़ा सा देखा हुआ मैप है ये आप ध्यान से देखिए। ये जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। यहाँ ये सोना फॉरेस्ट है। ठीक है। इसी के पास से ये जो आप ये देख रहे हैं ना रामघाट के पास, ये रामघाट कह रहे हैं, ये रामगंगा जहाँ से निकली है रिजर्वायर से, तो ये आपका बड़ा सा ये देखिए स्रोत है इनका रामगंगा का। तो ये कहाँ से निकली? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के पास से। बस मेरा कुल मिला के कहने का मतलब यही था कि जो अपना पहला राष्ट्रीय उद्यान है वो है आपका जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, वहाँ से निकली है रामगंगा। अब हम चलते हैं ब्रह्मपुत्र की तरफ, चलिए उत्तर पूरब चलते हैं। अब यहाँ पर भी हम काफ़ी कुछ जानेंगे। ठीक है। और इसके बाद आपका पहाड़ भी रहेगा, उसको भी हम देख लेंगे नॉर्थ ईस्ट साइड में ही। अब हम आ गए उत्तर पूरब में। उत्तर पूरब में आप ध्यान से देखिए, सबसे पहले आपको यहाँ फोकस करना है, मानसरोवर राकाश झील। क्योंकि एक नदी हम देखेंगे कि यहाँ से सतलज निकलती है और एक नदी हम देख रहे हैं कि यहाँ से ब्रह्मपुत्र निकल रही है। ब्रह्मपुत्र का फ्लो आप देखिए, ये यूटर्न जहाँ देख रहे हैं आप कि यूटर्न ले रही हैं, ये यहाँ पर आपको कौन सा पहाड़ देखने को मिलेगा? नामचा बरवा। नामचा बरवा के पास से ही ये यू टर्न ऐसे लेते हुए भारत में प्रवेश करती हैं। जब भारत में प्रवेश कर रही है तो यहाँ देखिए एक नदी आके, सहायक नदी सबसे पहले आके मिल रही है। उसका नाम क्या है? ये है दिबांग। और ये किस नाम से एंटर कर रही है? ये किस नाम से प्रवेश कर रही है ब्रह्मपुत्र अपने भारत में? दिहांग नाम से। तो दिहांग के नाम से इन्होंने प्रवेश किया। दिबांग एक आके सहायक नदी मिली, फिर एक सहायक नदी आके मिली लोहित, और उसके बाद जब ये 2-3 नदियां मिल गई तो इनका इनका नाम पड़ गया आसाम के पास में ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र जब आगे बढ़ना शुरू होता है तो उसके बाद आप देखिए सबसे पहले सहायक नदी आती है सियांग, उसके बाद आती है बूढ़ी दिहिंग, उसके बाद आता है धनसिरी। अब यहाँ पे आप ध्यान से देख रहे हैं ये 2 नंबर कुछ दिया हुआ है, ये क्या है? ये है काजीरंगा नेशनल पार्क या काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। आपको बिल्कुल एग्जैक्ट याद रखने की जरूरत नहीं है कि किन 2 नदियों के बीच में पड़ा, लेकिन हाँ एक आइडिया होने से आपको चीज़ें याद रहती हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले जब ये सियांग नदी मिली, बूढ़ी दिहिंग मिली, तो उसके बाद हमारे सामने एक राष्ट्रीय उद्यान आया। उस राष्ट्रीय उद्यान का नाम क्या है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। अब हम फिर से ब्रह्मपुत्र के सहारे आगे बढ़ते हैं। जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं एक नदी आके हमारे बाएं तट से मिलती है, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है इस नदी की। उसका नाम क्या है? उसका नाम है धनसिरी। अब उसके बाद राइट साइड से कौन सी नदी आके मिल रही है? ये है सुबनसिरी। तो ध्यान रखिएगा, एक धनसिरी आके मिल गई, एक सुबनसिरी आके मिल गई, और फिर से हमारी ब्रह्मपुत्र के सहारे आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। एक हमने यहाँ पे देखिए ये औरैंग राष्ट्रीय उद्यान देखने को मिल रहा है। तो औरैंग राष्ट्रीय उद्यान और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान दोनों के दोनों ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे ही बसे हुए हैं। और यहाँ पे आपको ठीक औरैंग राष्ट्रीय उद्यान के पहले एक और नदी आके मिल रही है, ये है कामेंग। ये कामेंग जो आप देख रहे हैं, यहाँ फोकस करते हैं। कामेंग, कामेंग देखिए ये एक बॉर्डर जैसा कुछ बना हुआ है। ये क्या है? आसाम और अरुणाचल का ये एक तरीके से बॉर्डर साइड है। ठीक है। तो ये जो 3 नंबर आप देख रहे हैं, 3 नंबर जैसे देखिए ये ब्लैक ब्लैक डॉट डॉट इस तरीके से बॉर्डर आपको दिखा दिया गया। तो जब आप इस पे देखेंगे पाके टाइगर रिजर्व,
तो पाके टाइगर रिजर्व आपका अरुणाचल साइड में पड़ जाता है। लेकिन जब आप देखते हैं नामेरी राष्ट्रीय उद्यान, नामेरी नेशनल पार्क, तो ये आपका कहाँ पे पड़ जाता है, आसाम साइड में। तो हो क्या रहा है कि ये बहुत बड़ा सा जंगल का एक एरिया है जो हमने बॉर्डर बीच में राज्यों का खींच दिया, तो उसके हिसाब से ये दोनों विभाजित कर दिया हमने। तो ऊपर जो है वो पक्के टाइगर रिजर्व, पक्के टाइगर रिजर्व हमने अरुणाचल पढ़ लिया। और नामेरी राष्ट्रीय उद्यान, नामेरी राष्ट्रीय उद्यान को अगर हमने ध्यान से देखा तो वो आपका कहाँ पड़ गया, वो असम साइड में पड़ गया, और उसी के बगल से कामेंग नदी आके मिल रही है ब्रह्मपुत्र में। उसके बाद हम औरैंग राष्ट्रीय उद्यान देखते हैं। फिर देखिए यहाँ पर एक और है, ये क्या है, मानस नदी। अब मानस नदी जिस राष्ट्रीय उद्यान के बगल से होते हुए जा रही है, तो उसका नाम हमने एक और क्या रख दिया, मानस नेशनल पार्क या मानस राष्ट्रीय उद्यान। तो देखिए आसाम के कितने राष्ट्रीय उद्यान आपके साथ में कवर होते जा रहे हैं, मानस राष्ट्रीय उद्यान, औरैंग राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा नेशनल पार्क, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, उसके बाद नामेरी राष्ट्रीय उद्यान। और यहाँ पर ऊपर आप देख रहे हैं अरुणाचल साइड में, तो आपको क्या देखने को मिल रहा है, पक्के टाइगर रिजर्व। और नदी, नदी तो आपके सामने सहायक नदी सामने दिख ही रही है। अब यहाँ देखिए इंडिया और बांग्लादेश का आता है बॉर्डर, भारत बांग्लादेश का बॉर्डर आ गया। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपको पश्चिम बंगाल की उधर से आपको एक नदी और आके मिलती हुई दिख रही है। आप इतना ध्यान में देखिए किधर जा रही है, बस ये देख लीजिए कि हाँ एक और नदी आके मिलती है, सहायक नदी है अपने ब्रह्मपुत्र की, वो है तीस्ता नदी। और उसके बाद आती है जमुना। अब यहाँ थोड़ा सा एक कॉन्सेप्चुअल फोकस करते हैं। देखिए जब ये ये जो ब्रह्मपुत्र है, जब ये आपके बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो इसका नाम हम रख देते हैं जमुना। यहाँ पे आपको ये बराक नदी याद होगी, बराक नदी जो कि आपकी उत्तर पूरब से निकल रही है। बराक नदी जब आपकी बांग्लादेश में आती है तो उसे सुरमा नदी भी कहा जाता है। और जब गंगा हमारी प्रवेश कर रही हैं तो आपका बांग्लादेश के अंदर, तो उनको कहा जाता है पद्मा। पद्मा गंगा जी का नाम हो गया बांग्लादेश में, जमुना ब्रह्मपुत्र नदी का नाम हो गया, सुरमा बराक नदी का नाम हो गया। और ये सारी नदियां जब बांग्लादेश में आके मिल जा रही हैं तो इनका नाम हम क्या दे देंगे, मेघना। ठीक है, अब ये आपको कन्फ्यूजन अब से नहीं होना चाहिए, मेघना। ठीक, तो ये ब्रह्मपुत्र की नदियों को हमने देख लिया और कुछ राष्ट्रीय उद्यान को भी हमने साथ साथ देख लिया। अब आगे बढ़ते हैं। अभी अपना फोकस पूरब, ठीक है, ये उत्तर पूर्वी भारत पे ही, पूर्वोत्तर भारत पे ही फोकस करते हैं। अब नदियों के साथ हम और क्या देख सकते हैं, बहुत कुछ देख सकते हैं। देखिए फिर से हम शुरू करते हैं अपनी, ये एक ब्रह्मपुत्र नदी आगे बढ़ती है। अब मैंने आपको बताया था कि दिहांग नदी बन के तो ये एंटर कर रही है, प्रवेश कर रही है, लेकिन दिबांग नदी इसकी सबसे पहले सहायक नदी थी। ये देखिए, ये यहाँ पर देखिए, दिहांग बन के तो ये प्रवेश कर रही है, सेंगपो कहलाती है चाइना में। ब्रह्मपुत्र अभी ये नहीं बनी है, ब्रह्मपुत्र बनेगी जब दिबांग, लोहित और कुछ अन्य छोटी नदी आके मिल जा रही है, तब हम इसे आसाम में ब्रह्मपुत्र बोल दे रहे हैं, जब ये प्लेन एरिया में बह रही है। तो जब यहाँ दिबांग आके मिल रही है तो वहाँ पे भी जंगल है, तो क्यों ना इसी के नाम पे कुछ नाम रख दिया जाए। तो बिल्कुल नाम रख देते हैं, और ये आपका दिबांग, दिहांग दिबांग बायोस्फीयर रिजर्व, या फिर दिहांग दिबांग जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, ये इसका नाम पड़ जाता है। यहाँ पे ये 6 नंबर आप देख रहे हैं यहाँ पे, यहाँ पर। और ठीक इसी के बगल में देखिए ये मिशमी की पहाड़ियाँ हैं। तो मिशमी की पहाड़ियाँ कहाँ मिल रही हैं आपको, बिल्कुल अरुणाचल के उस हिस्से में जो कि चाइना के पास में टच कर रहा है। तो अगर आपको दक्षिण से उत्तर की तरफ पूर्वोत्तर भारत के पहाड़ों को व्यवस्थित करना होगा, अरेंज करना होगा, तो मिशमी की पहाड़ियाँ आप सबसे ऊपर उत्तर साइड में लगाएंगे। ठीक है, उत्तर साइड में आप उसको व्यवस्थित करेंगे जब दक्षिण से उत्तर की तरफ आगे बढ़ेंगे। क्योंकि देखिए मिशमी की पहाड़ियाँ अब ये सबसे ऊपर आपको अरुणाचल प्रदेश में दिख रही है, इसके ऊपर अब आपको किसी भी तरह की और अन्य पहाड़ी, प्रमुख पहाड़ी नहीं दिख रही है। अब उसके बाद देखते हैं, देखिए ये दिबांग आके मिलती है, दिबांग जहाँ की मिल रही है तो दिहांग दिबांग जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र या फिर बायोस्फीयर रिजर्व के नाम से हमने उस एरिया को बोल दिया। अब यहाँ पर दिबांग के बाद लोहित भी आके मिल गई, और ये जो आप देख रहे हैं एरिया, यहाँ तक तो आपका अरुणाचल प्रदेश है, ये कुछ इस तरीके से अरुणाचल प्रदेश है। उसके बाद आप देखिए ये पटकाई बम, पटकाई बम जो ये रेंज है, पटकाई बम की जो ये पहाड़ी है, यहाँ पे ये पटकाई बम की पहाड़ी है, ये देखिए अरुणाचल और थोड़ा सा नागालैंड में भी जा रही है। तो अगर मान लीजिए कभी टफ बनाने के लिए कोई स्टेटमेंट दे दिया गया कि पटकाई बम की पहाड़ियाँ पूरी तरीके से अरुणाचल में है या पूरी तरीके से नागालैंड में है, तो दोनों ही स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। पटकाई बम की पहाड़ी अरुणाचल में भी है और वहाँ से नागालैंड में भी है। उसके बाद नागालैंड में जब आप पूरी तरह से प्रवेश करते हैं तो नागा की पहाड़ियाँ आती हैं, कोई टफ नहीं है आपके लिए जानना। लेकिन यहाँ देखिए कुछ ऐसे 4 लिखा हुआ है, ये 4 क्या है, कोई हाईएस्ट पीक सबसे ऊंची चोटी है क्या, बिल्कुल सारामती।
तो नागालैंड की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? सारामती। उसके बाद हम फिर दक्षिण में बढ़ते हैं, ये क्या है? दक्षिण में पढ़ते हैं तो मणिपुर आएगा। और मणिपुर में ये जो पहाड़ी है इसे हम क्या बोलते हैं? मणिपुर हिल्स। और इसके बगल में ये जो आप देख रहे हैं लोकतक झील, तो बराक नदी जो हमने पिछली बार पढ़ा था ना, पिछले स्लाइड में, पिछले इमेज में देखिए, और बराक नदी जो हमने यहाँ पढ़ा था, ये बराक नदी जो कि बांग्लादेश में जाके सुरमा नदी हो जा रही है, और जमुना और मेघना, सॉरी, पद्मा के साथ मिलके ये फाइनली मेघना नदी बना रही है। यही बराक नदी आपको यहाँ लोकतक झील के पास से देखने को मिलेगी। अब लोकतक के ऊपर आप देखेंगे कि बहुत सारे ऑर्गेनिक जो कि समय के साथ सड़ रहे हैं, अभी उसमें पूरी तरह से द्वीप तो नहीं बने हैं, लेकिन वो तैरते हुए नजर आएंगे लोकतक झील पे, जिनको हम फुमडीज कहते हैं। और वो एकमात्र लोकतक आपका, वहाँ पर लोकतक झील पे जो आपका नेशनल पार्क राष्ट्रीय उद्यान है वो है कायबुल लामजाओ नेशनल पार्क या राष्ट्रीय उद्यान, जो कि एकमात्र फ्लोटिंग तैरता हुआ नेशनल पार्क है अपने देश का। ठीक है, अब आगे देखते हैं। देखिए बराक नदी यहाँ से निकल गई। अब मणिपुर के नीचे आप सबसे दक्षिण में आ रहे हैं, तो आपको कौन सा यहाँ पे राज्य मिल रहा है? मीजो हिल्स। मीजो हिल्स नहीं, मतलब मिजोरम। और यहाँ पे आपको कौन सी पहाड़ी दिख रही है? मीजो हिल्स, या उसको आप लुशाई की पहाड़ियाँ भी बोल सकते हैं। चलिए, हमने लुशाई की पहाड़ी इसको बोल दिया। अब यहाँ देखिए, जब आप ब्रह्मपुत्र नदी पर आ रहे थे, तो ब्रह्मपुत्र नदी के साथ जब आप आसाम में आ रहे थे, तो यहाँ देखिए कुछ 3 नंबर लिखा हुआ है ये। ठीक है, ये क्या बना हुआ है? ये आपका बना हुआ है माजुली द्वीप। माजुली द्वीप सबसे बड़ा दुनिया का द्वीप है, किसी भी नदी के ऊपर बनने वाला जो होता है। ठीक है, किसी भी नदी पे बनने वाला सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड कौन सा है? माजुली आइलैंड है, माजुली द्वीप है। कहाँ पे है? ये आसाम में है। अब यहाँ पर आपको एक देखिए, ये जो आपका द्वीप है ना, इस द्वीप को 3 तरफ से नदी आके घेरी हुई है। तो एक तरफ से तो ब्रह्मपुत्र हो गई, आपको दिख रहा है यहाँ पे कि चलो ब्रह्मपुत्र एक पूरे साइड से, पश्चिम साइड से संभाली हुई है माजुली द्वीप को। उसके बाद उत्तर साइड से देखिए सुबनसरी नदी आ रही है। माजुली द्वीप पे अगर आप फोकस करें तो सुबनसरी नदी आई ऊपर से, और ये खिरकुटिया नदी एक है। बस खिरकुटिया नदी को एक बार देख लीजिए कि अगर आपको ये शब्द कहीं नजर आए, खिरकुटिया नदी, क्या शब्द नजर आए? फिर से सुनिए, खिरकुटिया। इसको दो तीन बार लिख लीजिएगा माजुली के बगल में, कि माजुली के बगल में एक तरफ खिरकुटिया नदी है, एक तरफ सुबनसरी है, और एक तरफ ब्रह्मपुत्र है। तो ये 3 नदियों से घिरा हुआ कौन सा द्वीप है? चारों तरफ से पानी है, लेकिन ये 3 नदियां ही इसको चारों तरफ से घेर के द्वीप बना दे रही हैं। वो है माजुली द्वीप, माजुली आइलैंड। अब आप आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद आपको यहाँ देखने को मिलेगी धनसरी नदी। धनसरी नदी हमने पढ़ा था लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है, बाएं तरफ से आके मिल रही है। और फिर आपको देखने को मिलेगा कामेंग नदी। कामेंग नदी कहाँ से आके निकल रही है? तो देखिए, कामेंग नदी कहाँ से आके निकल रही थी? कामेंग नदी आपकी कामेंग पर्वत के पास है, ये कामेंग है। ठीक है, यहाँ देखिए, ये कामेंग नदी कहाँ से आके निकल रही थी? तो नामेरी राष्ट्रीय उद्यान के पास से निकल रही थी, जो कि अपने आसाम साइड में है। और यहाँ पर जो 3 नंबर लिखा है पाक्के टाइगर रिजर्व, ये आपका अरुणाचल में। तो पक्के टाइगर रिजर्व कहाँ है? पक्के बाघ अभयारण्य कहाँ पर है? अरुणाचल में है। और नामेरी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? आपका आसाम में है। बगल में कौन सी नदी आके निकल रही है? कामेरी निकल रही है, कामेंग निकल रही है। ठीक है, कामेंग। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब कुछ पहाड़ियों पे भी थोड़ा फोकस करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे देखिए गारो, मेघालय में फोकस करिए, गारो, यहाँ पर गारो, फिर आता है खासी, फिर आता है जयंतिया, और फिर ये कौन सा? ये है बरेल की पहाड़ी, बरेल रेंज। अब देखिए बरेल रेंज किस तरीके से मेघालय के जयंतिया को भी जोड़ रहा है, और ये आपका कहीं ना कहीं ये और आगे ऐसे ऐसे बढ़ जाता है, तो ये आपकी जो आपके मणिपुर के पहाड़ है उनको भी कहीं ना कहीं जोड़ने का काम कर रहा है, बरेल की पहाड़ी। तो अगर आपको ऐसे अरेंज करा दे पश्चिम से पूरब में, तो गारो, खासी, जयंतिया, बरेल, और फिर आपके ऊपर है नागा की पहाड़ी, पटकाई बम। मान लीजिए पटकाई बम तो सबसे इधर हो जाएगा पूरब में। अब उसके बाद यहाँ पर आप देखिए किधर की तरफ आपको बोले, हम्म अब आपका ये पहाड़ 5th नंबर बरेल हमारा कवर हो गया। अब हमको क्या करना है ना, दक्षिण से उत्तर की तरफ आगे बढ़ना है, ऊपर की तरफ, और हमें पहाड़ों को दक्षिण से उत्तर की तरफ व्यवस्थित करना है, अरेंज करना है। तो देखिए किस तरीके से हम अरेंज करेंगे। यहाँ पर ये बरेल सबसे नीचे आ जाएगा, ये आपने देख लिया बरेल की पहाड़ी। उसके बाद देखिए यहाँ कहीं आपको देखने को मिल रहा है मिकीर की पहाड़ी। ठीक है, सिमिलर जो एक जैसे नाम आपको सुनने मिलेंगे उस पे आपको बहुत फोकस करना है, मिकीर की पहाड़ी। अब मिकीर के बाद ये 1 नंबर क्या है? ये 1 नंबर रेड कलर में देख रहे हैं यहाँ पे, ये हो गया आपका, कौन सा है ये हो गई डाफला की पहाड़ी। मतलब मिकीर पहले आएगा,
देखिए मिकीर पहले आएगा, फिर क्या आएगा, डाफला आएगा, डाफला के ऊपर क्या आ जाएगा, डाफला के ऊपर आ जाएगा मीरी। तो मिकीर, डाफला, मीरी। मीरी के बाद क्या आ जाएगा, एबोर की पहाड़ी, एबोर की पहाड़ी के बाद क्या आ जाएगा, मिशमी। और अगर एक जैसे नाम वालों पे फोकस करना है तो यहाँ फोकस करिए। सबसे पहले क्या आ जाएगा, मिकीर, मिकीर के बाद क्या आ जाएगा, मीरी, मीरी के बाद क्या आ जाएगा, मिशमी। मिकीर, मीरी, मिशमी। ठीक है। और इस मैप को आप 2 बार 3 बार अच्छे से रिवाइज करते रहिएगा, देखते रहिएगा, अपने हाथ से प्रैक्टिस करते रहिएगा, तो आपको ये पहाड़ियाँ, ये नदी और ये नदियों के साथ साथ जो इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण जो राष्ट्रीय उद्यान है वो भी कवर हो जाएगा साथ में। चलिए अपने अगले डायग्राम पे बढ़ते हैं। हाँ, अब पूर्वोत्तर भारत भी हमने देख लिया, गंगा जी को भी देख लिया। अब थोड़ा सा हम चलते हैं जम्मू कश्मीर, हिमाचल, इन नदियों को भी फोकस करते हैं। अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको बोला था कि मानसरोवर, राकाश झील पे फोकस करेगा। यहाँ से एक नदी ऐसे सैंपो ब्रह्मपुत्र करके निकल गई है। अब कौन सी नदी आ रही है, सिंधु नदी, इंदस नदी। इंदस नदी के सहारे आगे बढ़ना है। इंदस नदी के सहारे जब आप आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं तो 2 पहाड़ों के बीच से ये नदी बह रही है। ये कौन से 2 पहाड़ है, ऊपर है लद्दाख और नीचे है जास्कर। तो पहला प्रश्न तो यहीं से बन जाता है कि सिंधु नदी अपनी कौन से 2 पहाड़ों, पहाड़ी श्रृंखलाओं के बीच से, माउंटेन रेंजेस के बीच से बहती है। तो एक है आपका लद्दाख और दूसरा कौन सा है, जास्कर। अब हम देखिए लद्दाख के जब आप ऊपर आते हैं तो आपको एक और रेंज देखने को मिल रहा है। कौन सी रेंज है ये है काराकोरम। देखिए ये है अपने काराकोरम, ऊपर बैठे हुए हैं। तो काराकोरम की पहाड़ी सबसे पहले, फिर है लद्दाख की पहाड़ी, लद्दाख के बाद है जास्कर की पहाड़ी, जास्कर के बाद है अपने पीर पंजल, पीर पंजल के बाद, पीर पंजल के बाद क्या, फिर पीर पंजल के बाद तो हम आ जाएंगे नीचे पंजाब हरियाणा इस साइड में आ जाएंगे। मतलब पीर पंजल की पहाड़ी, पीर पंजल के बाद फिर आपके ये पड़ जाती है यहाँ पे शिवालिक की पहाड़ी, शिवालिक के बाद फिर आप आ जाएंगे पंजाब हरियाणा यहाँ पे। और यही पीर पंजल का जो पहाड़ है आप देखेंगे कि जम्मू कश्मीर से होते हुए कुछ हिस्सा इसका हिमाचल में जाता है। और जैसे ही हिमाचल में आप आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं तो ये धौलाधर की पहाड़ी शुरू हो जाती है रेंज। अब देखिए सिंधु नदी जब आगे बढ़ी, सिंधु नदी में आके यहाँ पे एक नदी आके मिल रही है। ये कौन सी नदी है, ये एक नदी है नुब्रा। नुब्रा कहाँ से निकलती है, सियाचिन ग्लेशियर से। और ये इसकी सहायक नदी है श्योक। श्योक कहाँ से निकलती है, रेमो ग्लेशियर से। तो आपको ये याद रखना है कि श्योक नदी रेमो ग्लेशियर से आके निकली और ये नुब्रा की सहायक नदी है। नुब्रा किससे निकल रही है, सियाचिन ग्लेशियर से। सियाचिन ग्लेशियर कहाँ है, काराकोरम में। दुनिया का सबसे बड़ा ग्लेशियर उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव यानी कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बाद कौन सा सबसे बड़ा आपका ग्लेशियर है, वो है सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन ग्लेशियर कहाँ है, काराकोरम में। सियाचिन ग्लेशियर से कौन सी नदी निकली, नुब्रा। नुब्रा की सहायक नदी कौन सी है, श्योक। श्योक कहाँ से निकली, रेमो से। नुब्रा खुद की, नुब्रा नदी खुद जाके किस नदी में मिल रही है, किसकी सहायक नदी है, वो है सिंधु नदी। सिंधु नदी कहाँ से निकली, मानसरोवर से। मानसरोवर के पूरब से आगे कौन सी नदी निकली थी, कौन सी निकली थी, सैंगपो, जिसको हम कौन सा नदी कहते हैं, ब्रह्मपुत्र, दिबांग, लोहित, इनके मिलने के बाद। और ब्रह्मपुत्र में कौन, ब्रह्मपुत्र भारत में किस नाम से प्रवेश की थी, आप दिहांग या सियांग बोल सकते हैं उसको। अब यहाँ पर हम जब ये देख लिए इतना, अब जास्कर की पहाड़ी के नीचे आप देखिए यहाँ से एक और नदी आपको निकलते हुए दिखेगी। अब झेलम पे फोकस करिए, ठीक है, ये है झेलम। झेलम कहाँ से निकल रही है, तो झेलम निकल रही है, कोई वेरीनाग है, वेरीनाग इस शब्द को ध्यान रखिएगा। यहाँ से झेलम निकली और जैसे ही थोड़ी दूर पे गई यहाँ पे डाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान देखने को मिल गया। तो डाचीगाम नेशनल पार्क कहाँ पर है, इस समय जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में है, केंद्र प्रशासित राज्य में। फिर आप आगे बढ़ते हैं तो श्रीनगर देखने को मिल रहा है। फिर आप आगे बढ़ते हैं तो 1 नंबर यहाँ पे कुछ झील लिखा हुआ है। ये कौन सी झील है, ये है आपकी वुलर झील। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, ये मैंने अलग से लिख दिया है, ये है 1 नंबर, ठीक है। यहाँ पढ़ लीजिएगा वुलर झील। तो ये वुलर झील आपकी है। वुलर झील सबसे बड़ी क्या है, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर, सबसे बड़ी मीठे पानी का झील है अपने देश का वुलर झील। वुलर झील के बगल से कौन सी नदी बह रही है, झेलम। और देखिए यहाँ पर मैंने ये नंगा पर्वत लिखा हुआ है, तो आपका वहाँ पे जो ब्रह्मपुत्र था जहाँ से ऐसे घुमा था, ये था आपका नामचा बरवा। और यहाँ पर आके दिख रहा है नंगा पर्वत। यहाँ पे आके ये देखिए यहाँ पे भी सिंधु नदी आके मुड़ रही है। क्यों, यहाँ पे ये 2 नदियाँ क्यों आके मिल रही है, क्योंकि इनको आप 2 गांठ की तरह मान लीजिए, हिमालय की 2 गांठ है कि हिमालय ऐसे 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 करते हुए जा रहा है। फिर यहाँ से हिमालय दक्षिण की तरफ मुड़ जाएगा और यहाँ भी कुछ हिमालय के हिस्से यहाँ मुड़ जाएंगे। तो ये पामीर की गांठ या पामीर नॉट भी इसको कहते हैं। यहाँ से फिर आपके एक रेंज आता है, यहाँ अलग रेंज आती है, यहाँ तिब्बत के साइड आता है, ठीक है।
इसको ध्यान रखिएगा कि ये पश्चिमी एक तरीके से छोर है हिमालय का और ये पूर्वी छोर जैसा है। इन दोनों के बीच में हिमालय कुछ इस तरीके से आपका बढ़ता है। अब हम कहाँ पे थे? झेलम में। अब झेलम के बाद देखिए ये है चेनाब। चेनाब नदी कहाँ से निकल रही है? तो रोहतांग दर्रा है ना, रोहतांग पास, उसके पास से, उस रोहतांग पास के पास से चेनाब नदी निकल रही है, ठीक है। और रोहतांग दर्रा आप देखेंगे तो ये लाहौल स्पीति एकदम आखिरी हिमाचल का वो जिला है जहाँ से आपको लद्दाख वाली फील आनी शुरू हो जाएगी। लद्दाख आपको पता है कि सबसे बड़ा कोल्ड डेजर्ट है, ठीक है। अब लद्दाख के पास आपको एकदम सटा हुआ जिला देखने को मिलता है लाहौल स्पीति। उसके बाद आप प्रवेश कर जाते हैं लद्दाख में, और लाहौल स्पीति को जो जोड़ता है कुल्लू से, कुल्लू है, कुल्लू के बाद नीचे मनाली पड़ता है पहले। तो कुल्लू से जब भी आप लाहौल स्पीति जाएंगे तो बीच में आपको रोहतांग पास, रोहतांग दर्रा देखने को मिलता है। यहाँ से आप बर्फ़ वगैरह आपको देखने को मिल जाता है बड़े अच्छे से। वहीं पे लोग खड़े होकर फोटो वोटो भी खिंचवाते हैं खूब। अब उसके बाद देखिए ये चेनाब नदी। चेनाब नदी कहाँ से निकला? अगर इतना क्वेश्चन पूछे तो रोहतांग पास के पास से या रोहतांग दर्रा के पास से निकलता है। रावी नदी कहाँ से निकलता है? तो रावी नदी देखिए, रावी नदी आपकी कुल्लू के पास से निकलती है और थोड़ी दूर पे कुल्लू के पास से ब्यास नदी भी निकलती है। अब पौंग डैम आपको हमेशा सुनने को मिलेगा, पौंग बांध। वो पौंग बांध कहीं और नहीं बना है, यहाँ देखिए ये है पौंग बांध। ये पौंग बांध कहीं और नहीं बना है, पौंग डैम आपका बना है ब्यास नदी पे। और ये ब्यास नदी आके आपकी यहाँ से मान लीजिए ये है आपकी सतलज नदी। तो सतलज के पास आके ब्यास नदी आके मिली, सतलज में आके ब्यास नदी मिली। ब्यास उसकी सहायक नदी है। कहाँ पे आके मिली? तो इस जगह का नाम है हरिके नदी। और आप देख ही रहे हैं कि ये रावी नदी जाके मिल रही है, ये चेनाब है, चेनाब में आके झेलम मिल गई, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखिए, ये जो आप देखे थे सतलज नदी, सतलज नदी तिब्बत से जब भारत में प्रवेश करती है तो यहाँ पर एक पास है दर्रा, उसका नाम है शिवकिला। जब आगे बढ़ने की कोशिश करती है तो यहाँ पर एक झील है। अब देखिए है क्या, भाखड़ा और नंगल। ये भाखड़ा और नांगल ये दो अलग अलग बांध हैं। हम एक साथ इतना बोलने के आदी हो जाते हैं, आदत पड़ जाती है हमें कि हमें लगता है भाखड़ा नंगल एक ही डैम है। नहीं, बहुत लोगों को पता भी होगा कि भाखड़ा और नंगल दो बांध है। भाखड़ा और नंगल के पहले, अब आपको पता है कि बांध के पीछे एक बड़ा सा जलाशय रिजर्वायर होता है ना, जल पूरा जहाँ इकट्ठा किया जाता है और फिर डैम से उसको खोलते हैं, छोड़ते हैं पानी को। तो जो आपका भाखड़ा और नंगल बांध के, भाखड़ा बाद में, नांगल पहले पड़ जाएगा जब आप सतलज के सहारे जब आप आ रहे हैं तिब्बत साइड से। तो पहले आपका नांगल पड़ता है, फिर भाखड़ा पड़ता है। तो भाखड़ा नांगल आपका सतलज नदी पे है। इसके पीछे जो बड़ा सा जलाशय है, जो रिजर्वायर है, वो उस झील को हम कहते हैं गोविंद सागर झील। ये याद रखिएगा। तो गोविंद सागर लेक कहाँ पर है? हिमाचल में। उसके बाद फिर यहाँ पे ये पंजाब में उतरती है नदी नीचे, और हरिके तो आपका पंजाब में पड़ जाता है। तो गोविंद सागर झील, गोविंद सागर लेक कहाँ पर है? ये आपका सतलज नदी पर है। तो एक तरीके से हमारा ये भी पर हो गया। इस मैप को भी आप 2 बार 3 बार ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो ये भी आपका कवर हो जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, पूर्वोत्तर भारत देख लिया, उत्तर भारत देख लिया, जम्मू कश्मीर हिमाचल के साइड देख लिया। अब हम नदियों के पे प्रवेश करते हैं अपने पेनिनसुलर प्लेट्यू में, भारतीय उपमहाद्वीप में। अब देखिए, पेनिनसुलर में अगर आप आएंगे, पेनिनसुलर एरिया में, तो सबसे पहले आप गोदावरी का सामना करेंगे। अब गोदावरी को अच्छे से समझते हैं, ठीक है। यहाँ से आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा और आपको मजा भी आएगा। गोदावरी को देखिए, गोदावरी कहाँ से निकली है? गोदावरी निकली है त्र्यंबकेश्वर से। पहला क्वेश्चन हमारा हो गया। त्र्यंबकेश्वर के पास से जब ये हमारी गोदावरी निकलती है तो इसका आपको तरीका, पैटर्न देखिए। ये ऐसे बहते हुए आए, ये हमारी है गोदावरी। सबसे पहले आके कौन सी नदी आके सहायक नदी मिली? प्रवरा नदी। फिर आके मिलती है, एक सेकेंड, हाँ, ये मान लीजिए हमारी है गोदावरी नदी। सबसे पहले नदी आके मिलती है प्रवरा, फिर आके मिलती है पूर्णा। जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे एक आपको बांध देखने को मिलेगा, वो है जायकवाड़ी बांध। तो अगर आपसे लाइन कहीं भी पूछे, जायकवाड़ी बांध कृष्णा नदी पे है, महानदी पे है, या फिर आपकी कावेरी नदी पे है, तीनों गलत हो जाएगा। जायकवाड़ी बांध किस पर है? गोदावरी पे। जायकवाड़ी बांध के बाद आप आगे बढ़ते हैं, एक और नदी आके इसमें आपको सहायक नदी मिलती है। वो नदी क्या है? मंजीरा नदी। ये कौन सी नदी है? मंजीरा। मंजीरा जो है वो लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी है। अच्छा, गोदावरी की सभी सहायक नदियों में सबसे लंबी जो सहायक नदी है वो है मंजीरा नदी। और इसी मंजीरा नदी पे कौन सा बांध बना है? निजाम सागर बांध। अब आप फिर से आगे बढ़ रहे हैं, फिर से आगे बढ़ रहे हैं। तो मंजीरा के बाद अब कौन सी आगे नदी आके मिल रही है? मन्नैर।
अब यहाँ पे आपको असली फोकस करना है प्राणहिता। प्राणहिता को हम समझते हैं। देखिए प्राणहिता है क्या। प्राणहिता के पहले, प्राणहिता छोड़िए, सबसे पहले आप पकड़िए पेनगंगा। तो पेनगंगा और वर्धा, पीडब्ल्यू याद है ना आप लोग को, फिजिक्स वाला, तो ऐसे याद कर लीजिए कि पेनगंगा और वर्धा, ये दोनों नदी आके मिलेंगी। ठीक है, तो सबसे पहले आएगी पेनगंगा, वो आके मिल जाएगी वर्धा में, और ये कहलाएगी वर्धा नदी, क्योंकि वर्धा की सहायक नदी हो गई पेनगंगा। अब पेनगंगा आई, वर्धा में मिली, और वर्धा और डब्ल्यू 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 पढ़ते हैं ना आप लोग, www.com, तो डब्ल्यू डब्ल्यू एक साथ होंगे, तो वर्धा और वेनगंगा दोनों एक साथ मिलती हैं, और फिर ये बनाती हैं प्राणहिता। 1/3 जल इस गोदावरी को देने वाली प्राणहिता ही है। और देखिए नाम से भी लग रहा है आपके प्राण के हित के बारे में मैं सोच रही हूँ, इसे मेरा नाम क्या है, प्राणहिता। कैसे प्राणहिता बोल दें तुमको? अगर गोदावरी सवाल पूछे तो बोले कि देखो मैं 1/3 पानी तो तुम्हें सप्लाई कर रही हूँ ना, तो मेरा नाम प्राणहिता रहने दो, सबसे बड़ी सहायक नदी मैं ही रहूंगी। तो गोदावरी की सबसे बड़ी सहायक नदी हो गई प्राणहिता। और सभी सहायक नदियों में सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी हो गई, मंजीरा, जिसके ऊपर कौन सा बांध बना हुआ है, निजाम सागर बांध बना हुआ है। तो आपको ऐसे याद हो गया होगा, फिर से एक बार देख लेते हैं क्योंकि कंफ्यूजन बहुत होता है। ये मान लीजिए आपकी है गोदावरी नदी, सिंपल सिंपल मान लीजिए ये गोदावरी नदी, इसमें आकर एक नदी मिल रही है, उस नदी का नाम है प्राणहिता। इस प्राणहिता में ये गोदावरी है जी से मान लीजिए, ठीक है, और ये प्राणहिता पी से। इस प्राणहिता में दो नदियां के मिल रही हैं। ठीक है, इस प्राणहिता में दो नदियां के मिल रही हैं, उसका ये प्राणहिता बन रही है। इधर से आके मिल रही है इधर से आके मिल रही है आपकी वेनगंगा, इधर से आपकी मिल रही है वर्धा, और इस वर्धा में भी एक नदी आके मिल रही है जिसका नाम है पेनगंगा। पेनगंगा आके मिली वर्धा में, वर्धा गई, वर्धा के साथ मिल गया आपका वेनगंगा, वेनगंगा दोनों मिलकर बन गई प्राणहिता, और प्राणहिता सबसे बड़ी सहायक नदी है किसकी, गोदावरी की। तो ये हो गई गोदावरी की सहायक नदी। अब जैसे ही आप आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, फिर आपको एक नदी और सहायक नदी आके मिल रही है। अब इस नदी का क्या नाम है, इंद्रावती नदी। और इसी इंद्रावती नदी के बगल में देखिए एक राष्ट्रीय उद्यान भी है। तो सवाल कभी कभी आपसे पूछे कि इंद्रावती नेशनल पार्क, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान कौन से राज्य में पड़ती है, तो कौन से राज्य में है, इसका आंसर छत्तीसगढ़। और आप जब इसके सहारे आगे बढ़ रहे हैं तो जायकवाड़ी बांध के बाद सीधा एक और नदी है, एक और बांध है जो आपका गोदावरी नदी पे बना हुआ है, वो है पोल्लावरम बांध। अब पोल्लावरम डैम भी किस पे है, गोदावरी नदी पर है। फिर जब आप आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, तो इधर से किन्नर सानी आके मिल रही है, और किन्नर सानी के बाद आके मिलेगी शबरी। देखिए शबरी नदी को आप ऐसे भी देख सकते हैं कि शबरी जी ने भगवान राम के लिए बहुत सालों तक इंतजार किया। तो इस पूरे सहायक नदियों में सबसे आखिरी में गोदावरी से मिलने का जो इंतजार था वो किसका पूरा हुआ, शबरी नदी का। तो शबरी नदी आके लास्ट में मिल गई, ये भी उनकी एक सहायक नदी है। तो अब आप यहाँ से आराम से सहायक नदी कौन सी है, अच्छा हाँ, एक बात और, ये आप ध्यान से देखिए, जब आपकी ये इंद्रावती नदी आगे बढ़ती है, ठीक है, तो इंद्रावती नदी जब आगे बढ़ती है तो यहाँ पर पोल्लावरम के पहले इंद्रावती के पास में, आप इंद्रावती नदी जब आगे बढ़ती है तो आप यहाँ देखेंगे चित्रकूट जलप्रपात है। तो चित्रकूट रिजर्वायर भी आपको यहीं पे देखने को मिलेगा, चित्रकूट वाटरफॉल। ठीक है, तो चित्रकूट वाटरफॉल किस नदी पे आपको देखने को मिलता है, ये देखिए चित्रकूट वाटरफॉल, ये भी क्वेश्चन आता है। तो चित्रकूट आपका जो वाटरफॉल है वो आपको देखने को मिलता है किस पे, इंद्रावती नदी पे। तो आपका गोदावरी कंप्लीट हो गया, यहाँ से अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अब हम बढ़ते हैं कृष्णा पे। ठीक है, कृष्णा नदी, उसी तरीके से कृष्णा नदी है। कृष्णा नदी को ध्यान से देखिए, कृष्णा नदी में सबसे पहले आप देखिए मुल्ला मुठा नदी। मुल्ला मुठा नदी, मुल्ला मुठा नदी सहायक नदी है जो आके मिल रही है किसमें, कृष्णा नदी में। कृष्णा नदी भीमशंकर की पहाड़ियों के पास से निकल रही है, महाबलेश्वर के पास से, ये सॉरी सॉरी, ये भीमशंकर की पहाड़ियों से तो भीम नदी आके निकली है, और इसकी सहायक नदी है मुल्ला मुठा नदी। ठीक है, मुल्ला मुठा नदी पे ही बसा हुआ है पुणे। अब यहाँ से आपका शुरू होता है महाबलेश्वर के पास से कृष्णा नदी। यहाँ पे सबसे पहले आपका कोयना नदी आके मिल रही है, कोयना पे बांध बना है कोयना डैम, कोयना नदी पे कोयना डैम। उसके बाद आके मिल रही है घाट प्रभा, फिर आके मिल रही है माल प्रभा। हमारी कृष्णा नदी जैसे ही आगे बढ़ती है तो यहाँ पर एक बांध है अलमत्ती बांध। उसके बाद आके आपकी एक सहायक नदी भीमा नदी मिल रही है। तो भीम नदी का नाम ही भीमशंकर पहाड़ियों के नाम से लिया गया है, और इसी भीम नदी की सहायक नदी कौन सी है, मुल्ला मुठा नदी, मुल्ला मुठा रिवर, जिसपे कौन सा शहर बसा हुआ है, पुणे। उसके बाद जब आप आगे बढ़ते हैं, ठीक है, जब आप आगे बढ़ते हैं
इसके सहारे। तो उसके बाद आपको देखने को मिलता है एक और नदी। अब ये देखिए, तुंगा और भद्रा, भद्रा नदी पे भद्रा बांध भी है। जब ये दोनों मिल जाती हैं तो यहाँ पे हम बोलते हैं इसको तुंगा भद्रा। और तुंगा भद्रा नदी के नाम पे ही जो बांध बनाया गया है उसका नाम है तुंगभद्रा डैम, यानी तुंगभद्रा बांध उस नदी पे बनाया गया है। ये भी एक सहायक नदी है। ये सबसे मुख्य सहायक नदी में से एक है कृष्णा नदी के। उसके बाद आप जब आगे बढ़ते हैं तो यहाँ आ जाता है श्रीशैलम। अब देखिए यहाँ पे खेल, इस एरिया को फोकस करिए। एक श्रीशैलम बांध है, एक नागार्जुन सागर बांध है। अब आपको कुछ याद आ रहा है? नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व भी है, बाघ अभयारण्य भी है, जो अपने देश का सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य है। इन्हीं दोनों, यहाँ ये दोनों जो बांध हैं, आप कभी गूगल मैप में देखेंगे तो बहुत बड़े जंगल भी बीच में फैले हुए हैं। उनको पूरा का पूरा बाघ अभयारण्य घोषित कर दिया गया, टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया गया, जो कि भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। कौन सा? श्रीशैलम नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व बाघ अभयारण्य। अब जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं, एक और आके नदी आके हम सहायक नदी मिलती है कृष्णा में, जो कि मूसी नदी। मूसी नदी पे कौन सा शहर बसा हुआ है? हैदराबाद। और फिर जब हम फाइनली आगे बढ़ते हैं तो यहाँ एक मुन्नेर नदी, मुन्नेरू नदी आके मिल जाती है। और फाइनली जब भी आप विजयवाड़ा जाएंगे तो विजयवाड़ा में जैसे ही आप समझ जाइए कि रेलवे स्टेशन को क्रॉस करके जैसे रेलवे स्टेशन से आप आगे बढ़ते हैं तिरुपति के लिए, गुडूर के लिए, तो वहाँ पर आपको कृष्णा नदी जो पार होती है उसी में आपको प्रकाशम बैराज देखने को मिलता है सामने। प्रकाशम बैराज, बैराज नाम क्यों पड़ता है? क्योंकि कहीं भी ऐसा जगह जहाँ से नदियों को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है चैनल से, वो आपका प्रकाशम बैराज है। ठीक वैसे ही जैसे गंगा जी अपनी पश्चिम बंगाल से आगे बढ़ती हैं तो फरक्का बैराज पड़ता है। फरक्का बैराज से एक तरफ तो आप हुगली नदी निकलती हैं गंगा जी दक्षिण में और कलकत्ता जाती हैं, और दूसरी तरफ जो अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि पद्मा नाम से, ठीक है, वो एंट्री करती हैं कहाँ पे? बांग्लादेश में। अब अच्छे से देख लीजिए कि पद्मा बताया था आपको कि मेघना बताया था आपको, ये कन्फ्यूजन हमेशा बना रहता है। ठीक है, किस नाम से गंगा जी एंटर करती हैं बांग्लादेश में, आपका ये चीज़ बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। देखिए यहाँ पे हमने सबसे पहले पढ़ा था ना, नहीं वाला मैप कौन सा था? रामगंगा, ये ब्रह्मपुत्र। हाँ देखिए ब्रह्मपुत्र, इसमें हमने बताया था पद्मा। यहाँ फोकस करिए, तो पद्मा नदी, तो पद्मा के नाम से गंगा जी एंटर करती हैं बांग्लादेश में। और जब उसमें जमुना यानी ब्रह्मपुत्र जो जमुना के नाम से है, बराक जो सुरमा के नाम से है, ये सारी नदियों का पानी उसमें मिल जाता है, तब फिर हम उसे क्या कहते हैं? मेघना। तो मेघना पद्मा, इसका कॉन्सेप्ट हमेशा क्लियर रखिएगा। ये सारे मैप सामने देख लिए हैं। ये गोदावरी नदी का मैप है, ये कृष्णा नदी का मैप है। अब हम बढ़ते हैं कावेरी नदी की तरफ। देखिए कावेरी नदी भी वैसे ही है, ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से हमारी कावेरी नदी निकली है। सबसे पहले आके सहायक नदी मिलती है हारांगी, उसके बाद मिलती है लक्ष्मण तीर्थ, फिर मिलती है हेमवती। कृष्णराज सागर बांध आपका कावेरी नदी के ऊपर बसा हुआ है। हम फिर आगे बढ़ते हैं तो आगे मिलती है काबानी बोल लीजिए, काबिनी बोल लीजिए, फिर सुवर्णवती। फिर अब देखिए यहाँ पे एक और बांध आपको देखने को मिलेगा, शिव समुद्रम। बांध क्या है? शिव समुद्रम फॉल है। ठीक है, शिव समुद्रम वाटरफॉल आपको देखने को मिलेगा। फिर आगे हम देखेंगे शिमशा, शिमशा के बाद हम देखेंगे अर्कावती, और फिर आपको एक बांध देखने को मिलेगा इस पे। कृष्णराज सागर बांध के बाद आपको एक और बांध देखने को मिलेगा, वो है मेतूर। फिर एक नदी आके मिलती है मेतूर बांध के बाद ही आप देखेंगे ना होगनकल या स्टैनले रिजर्वायर। पीछे आपका क्या है? मेतूर बांध के पास जो रिजर्वायर है वो स्टैनले रिजर्वायर है। और फिर आगे यहाँ की गिरती है नदी, वो है आपका जो वाटरफॉल है वो है होगेनकल। ठीक है, होगेनकल यहाँ पर देखिए। और उसके बाद आपकी यहाँ पर एक नदी और आके मिलती है सहायक नदी, जिसका नाम है नोइल नदी। अब इसी नोइल नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है? कोयम्बटूर। और फिर हमारी जब आगे बढ़ती है कावेरी नदी तो यहाँ पे एक और आके इसको नदी मिलती है सहायक नदी अमरावती, और अमरावती के बाद फाइनली यहाँ पर ये डिस्ट्रीब्यूटरी हो जाती है। देखिए ट्रिब्यूटरी मतलब होता है आपका सहायक नदी। तो जब नदी में आके कोई नदी मिल रही है तब तो वो नदी का पानी बढ़ाने का काम करेगा उसमें, है ना, तो वो आपका हो गया ट्रिब्यूटरी। लेकिन वही नदी जब आपकी आगे बढ़ती है, और होता क्या है कि देखिए यहाँ तक तो इनको पहाड़ मिला कावेरी जी को, लेकिन जब ये बिल्कुल समुद्र के पास पहुंचने लग गई, प्लेन एरिया में पहुंचने लग गई, तो वहां पे ये सिल्ट अपने साथ मिट्टी ये सब तो जमा कर रही हैं। तो वो पानी, वो जो इनका धारा है, वो कभी तेज हुआ कभी स्लो हुआ तो वो कटान करेगा, तो वो धारा कभी भी कहीं भी मुड़ जाती है। तो उसकी वजह से अब इनको बाधक उतना नहीं है, पहाड़ तो आपको बाधा बना के देते हैं।
अपनी पेनिनसुलर प्लेट्यू, पेनिनसुलर रॉक इतने मजबूत हैं, पत्थर इतने मजबूत हैं, चट्टान इतने मजबूत हैं कि उनको साइड से काटना बहुत मुश्किल हो जाता है नदियों के लिए। तो इसलिए वो गहरी हो जाती हैं लेकिन पतली दिखती हैं। लेकिन जब आप एक बार पहुंच गए समुद्र के किनारे, सिल्ट वाले एरिया में, जब आपने जो मिट्टी अपने साथ लेके इतना दूर लेके आए हैं, उसके पास आप पहुंच गए लेके, तो आप उसको कहीं भी कटान कर सकते हैं। बस वो निर्भर करेगा कि इस बार पानी कहाँ से कहाँ बह रहा है। तो जब आप कटान कर रहे हैं तो वहाँ पे कई सारे चैनल, कई सारे रूप में आपको नदी ऐसे टूटते हुए दिख जाएगी, डिस्ट्रीब्यूटरी। तो ये पानी तो इसमें कम कर दिया ना, इस धारे में कम हो गया, कुछ इसमें बट गया, कुछ इसमें बट गया। तो इन्हीं के बीच में कहीं पे ये बसा है कराईकल। कराईकल कौन सा है? पुडुचेरी का एक एक पुडुचेरी है, क्योंकि पुडुचेरी कई जगह है, यनम है, माहे, यनम, माहे, करिकल और पुडुचेरी। तो कराईकल और पुडुचेरी ये दोनों आपका जो पुडुचेरी का हिस्सा है ये तमिलनाडु में है, यनम आपका आंध्र प्रदेश में पड़ जाता है और माहे आपका केरला में पड़ जाता है। इस मैप को अच्छे से देख लीजिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा खूब अच्छे से, 2-3 बार कर लेंगे याद हो जाएगा। अब हम महानदी को एक बार देख लेते हैं। देखिए, इसमें सिर्फ हमें नदी नहीं जानने को मिलेगा, इसमें हमें और भी कुछ, काफ़ी कुछ जानने को मिल जाएगा। महानदी की जहाँ तक बात है, ये आपका छत्तीसगढ़ में पड़ता है। एक सिहावा छत्तीसगढ़ में पड़ता है या मध्य प्रदेश में पड़ता है, इसको एक बार ध्यान से देखिएगा, ठीक है? आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि जो सिहावा है, जो महानदी का उद्गम स्थल है, जहाँ से ओरिजिन हुआ है महानदी का, वो कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में पड़ता है या छत्तीसगढ़ में पड़ता है? और अगर इसकी कोई एक विशेषता अगर आप बता दें तो वो भी बहुत अच्छी बात है कमेंट सेक्शन में। अब अपनी आगे बढ़ती है महानदी। सबसे पहले कौन सी आके सहायक नदी मिली? शिवनाथ, ठीक है? तो ऐसे भी आप लिख सकते, बोल सकते हैं याद करने के लिए कि शिवनाथ, थोड़ा हंसते। अब इस तरीके से आप कर सकते। अब जोंक, इस तरह से कुछ बना के आप कर सकते हैं। तो शिवनाथ थोड़ा हंसदेव, तो शिवनाथ कहाँ है? शिवनाथ सहायक नदी है। उसके बाद है हसदेव। अब देखिए, ये जो हसदेव सहायक नदी है, इसके बगल में ही आपको देखने को मिलेगा कोरबा। कोरबा, ये कोरबा एक जगह है जहाँ पे आपको देखने को मिलता है बालको। अब ये जो कोरबा आप देख रहे हैं, कोरबा में ही आपको कोयला, ये बालको क्या है? भारत एल्युमिनियम कंपनी बालको। कोरबा में कोयले के लिए भी फेमस है, यहीं पे बालको भी है अपना। अब ये कोयले की प्लांट है, कोयले की प्लांट से बिजली संयंत्र, आपने बिजली भी बना लिया। और एल्युमिनियम को बिजली की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, जैसे हिंडाल्को का प्लांट है रेणुकूट में, तो वहाँ पे आपका डैम है रेणुकूट के पास में, वहाँ से वो आपकी जो डैम है, वहाँ से आपकी बिजली मिल जाती है हिंडाल्को को एल्युमिनियम प्लांट में। ठीक उसी तरीके से यहाँ बाल्को को मिल जा रही है। तो कोरबा आप हमेशा याद रखेंगे मैच द फॉलोइंग में कोयले के लिए। और ये जो कोरबा है, ये किसके बेसिन में, किस रिवर के बेसिन में पड़ रहा है? तो ये महानदी के रिवर बेसिन में पड़ रहा है, ठीक है? एक तरफ आपका आ गया हसदेव। तो सबसे पहले क्या था? सिहावा से निकला हमारा महानदी, सबसे पहले आया शिवनाथ, फिर आ गया जोंक, फिर आ गया हसदेव, और फिर आपका आ गया हीराकुड बांध। अब हीराकुड बांध किस नदी पर है? महानदी पर है। यहाँ एक और नदी आके सहायक नदी मिलती है, ईब नदी। अब संबलपुर देखिए, संबलपुर भी आपने उड़ीसा में सुना होगा। अब यहाँ से एक्चुअली हम उड़ीसा में आ चुके हैं हीराकुड बांध के बाद से। अच्छा, हीराकुड डैम कहाँ है? इसको भी देखिए। हीराकुड डैम हमें पता है कि महानदी पर है, बट हीराकुड डैम छत्तीसगढ़ में है या हीराकुड डैम उड़ीसा में पड़ता है? उसके बाद आप देखिए ओंग तेल, ओंग और ये तेल, ये दो सहायक नदी आके मिल गई। संबलपुर भी किसके किनारे बसा हुआ है? महानदी के किनारे बसा हुआ है। जब आप महानदी के सहारे और आगे धीरे धीरे बढ़ते हैं तो यहाँ पर आपको एक बाघ अभयारण्य देखने को मिलता है। ये एकदम बिल्कुल महानदी जाती रहती है, महानदी बिल्कुल गुजरती है इस बाघ अभयारण्य को छूते हुए, स्पर्श करते हुए। तो ये कौन सा आपका बाघ अभयारण्य है, टाइगर रिजर्व है? ये है सतकोसिया। और सतकोसिया कहाँ पड़ता है? उड़ीसा में पड़ता है। हम पढ़ते हैं ना सतकोसिया और सिमलीपाल। उसके बाद आप आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं महानदी से, तो देखिए एक शहर आपको देखने को मिलेगा इसके किनारे, जो है आपका कटक। और ये NRRI क्या लिखा हुआ है? ये है आपका नेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है? भारतीय जो आपका ये धान का रिसर्च का संस्थान है, नेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट NRRI, ये आपका कटक में पड़ता है। और कटक आपका महानदी के किनारे है। आप महानदी को पार करिए, 15-20 किलोमीटर आगे बढ़िए और आप भुवनेश्वर पहुंच जाइए, जो कि उड़ीसा की राजधानी है। और आप जब आगे बढ़ना शुरू कर रहे हैं कटक से, तो कुछ दूर जाने के बाद ये कटक आपका मिल जाती है समुद्र में। सॉरी, कटक कह रहे हैं, ये आपका महानदी जाके मिल जाता है समुद्र में।
अब महानदी जो मिल रही है यहीं पर आप ध्यान से देखिए, आपको यहाँ पर एक पोर्ट देखने को मिल रहा है। ये कौन सा बंदरगाह देखने को मिल रहा है? पैरादीप। तो अगर सवाल कभी पूछे कि पैरादीप बंदरगाह किस नदी के पास में है, तो वो कौन सी नदी के पास में है? महानदी के पास में। महानदी जहाँ पे समुद्र से मिलती है, पैरादीप पोर्ट उसी नदी के मुहाने पे है, जिसको हम कहते हैं कि पैरादीप पोर्ट इज सिचुएटेड एट द माउथ ऑफ रिवर महानदी। ठीक है, अब आप ऊपर आ जाइए। महानदी के बारे में तो आपने देख लिया। दो नदियां और आपको देखने को मिलेंगी। एक है बैतरनी, ये है बैतरनी नदी, और ये है ब्रह्माणी नदी। बैतरनी और ब्रह्माणी नदी जब आपस में मिल जा रही हैं और एकजुट होकर आगे बढ़ रही हैं, तो देखिए भीतरकनिका नेशनल पार्क, भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान भी आपको देखने को मिल रहा है। भीतरकनिका कहाँ पर है? उड़ीसा में है। इसी तरीके से आपने सतकोसिया टाइगर रिजर्व, सतकोसिया बाघ अभयारण्य को पढ़ लिया, ये कहाँ पर है? ये भी आपका उड़ीसा में है। और फिर आप ध्यान से देखिए तो एक आपको देखने को मिलता है सिमलीपाल बाघ अभयारण्य, सिमलीपाल टाइगर रिजर्व, ये भी उड़ीसा में है। अब सबसे पहले हम किस पे फोकस करें? चलिए ब्रह्माणी नदी पे फोकस करते हैं, फिर सिमलीपाल, फिर बैतरनी को देख लेंगे। ब्रह्माणी नदी को देखिए तो तालचेर कोल फील्ड, ये जो तालचेर कोयला खदान है, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो ये तालचेर किस नदी के बेसिन में है? तो ये है महानदी बेसिन में पड़ता है। महानदी जो आपकी नदी का बेसिन है, बेसिन आपको पता है ना कि जैसे आपका बेसिन होता है, ठीक है, उस बेसिन में आप चारों तरफ से पानी अगर डाली है तो एक ही जगह पे आएगा ना, नाले के पास में। तो उसी तरीके से नदी की बेसिन होती है कि भाई नदी का पानी, सहायक नदी का पानी, उनके सहायक नदी का पानी कहीं से भी पहाड़ से गिरे, फाइनली वो आके एक ही नदी के पूरे पास में आके मिल जाती हैं, तो वो बेसिन का काम करता है। पूरे एरिया को मिला लीजिए तो, ठीक है। तो इसी तरीके से ये बेसिन है पूरा महानदी का। तो तालचेर कोल फील्ड, तालचेर का कोयला के लिए फेमस है। और ये आपको दिख रहा है कि यहाँ से ब्रह्माणी नदी बगल से पार हो रही है। ब्रह्माणी नदी के सहारे जब हम आगे बढ़ रहे हैं यहाँ से, फिर हमको बैतरनी नदी बीच में मिल गई। बैतरनी नदी के ही बगल में आप देखिए आपको सिमलीपाल बाघ अभयारण्य देखने को मिल गया। और इस बैतरनी नदी के बगल में एक पहाड़ आपको देखने को मिल रहा होगा। ये कौन सा पहाड़ है? ये है बादाम पहाड़। जब हम ओर और रिजर्व को एक बार देख लेंगे, आयरन का, कोयले का, तो उसमें भी हमें ये देखने को फिर से बादाम पहाड़ का नाम सुनने को मिलेगा। बहुत ही महत्वपूर्ण आयरन ओर का ये लौ अयस्क का आपका रिजर्व है, ठीक है। अब बादाम पहाड़ी का नाम बस अभी इतना सुन लीजिए केवल। जब आप ये भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान के पहले ब्रह्माणी नदी और बैतरनी नदी आके मिल रही हैं, तो अगर आपसे कभी पूछे क्वेश्चन कठिन बनाकर कि भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान के पास कौन सी दो नदियां आके मिल रही हैं, कौन सी दो नदियां वहां से बहती हैं, तो दो नदियां कौन सी हैं? ब्रह्माणी नदी और बैतरनी नदी। और यहाँ ध्यान देखिए, आप अक्सर आप सुने होंगे व्हीलर आइलैंड। अभी व्हीलर आइलैंड का नाम आप कम सुन रहे होंगे, अब अब्दुल कलाम आइलैंड का नाम आप सुन रहे होंगे, अब्दुल कलाम द्वीप का। ये अब्दुल कलाम द्वीप आके फिर यही जो भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान के पास थोड़ी दूर पे एक द्वीप आपको देखने को मिलेगा समुद्र में, तो वो है आपका अब्दुल कलाम आइलैंड। ये अब पहले था आपका व्हीलर आइलैंड। देखिए व्हीलर मतलब व्हील, व्हील मतलब पहिया, तो देखिए पहिया जैसा कुछ ये गोल सा ऐसा द्वीप बना हुआ है, तो इसका नाम व्हीलर आइलैंड था। बाद में भारत सरकार ने इसका नाम बदल के अब्दुल कलाम द्वीप कर दिया। यहीं पे अपनी मिसाइल वगैरह टेस्टिंग वगैरह रेंज पूरी होती रहती है, टेस्टिंग पूरी चलती रहती है। तो ये मेरे ख्याल से हमारा सारा कवर हो गया है, ठीक है। हाँ, इस मैप को भी आप अच्छे से देखिए, 2 बार 3 बार खूब प्रैक्टिस करिएगा। महानदी और उसके साथ साथ जो भी इंपॉर्टेंट यहाँ पे और इन्फॉर्मेशन हमें जानने को मिला वो सब आपको याद हो जाएगा। चलिए एक आपको छोटी इन्फॉर्मेशन और देनी है। ये देखिए अभी हमने महानदी पढ़ा ना, तो बस ये बताने के लिए था कि एकदम पैरादीप पोर्ट देखिए आप, ये पैरादीप पोर्ट के बारे में दिया हुआ है, थोड़ा डिटेल है कि पैरादीप पोर्ट अथॉरिटी है, ये गेट नंबर ये वो है। तो मतलब महानदी आके जहाँ पे ये समुद्र से मिलती है, ठीक उसी के बगल में ये अपना पैरादीप बंदरगाह है। बस इसको ऐसे देख लीजिएगा, पैरादीप बंदरगाह आपको देखने को मिलेगा, महानदी जहाँ आके उड़ीसा में मिल रही है। और एक बात और ये कि आप हमेशा जनगण मन में पढ़ते हैं ना कि द्राविड़ द्राविड़ उत्कल बंग। तो बंग तो अपना बंगाल से जुड़ा हुआ है, लेकिन उत्कल क्या है? उत्कल आपका ये प्लेन है, ये जो आप उड़ीसा का ये तट देख रहे हैं ना, ये तट उड़ीसा से होते हुए अपना पूर्वी तट, तो इसी तट का नाम हमने उत्कल प्लेन्स या उत्कल ये प्लेन हमने नाम रखा हुआ है, ठीक है। ये महानदी हो गया अपना, ये यहाँ पे आके मिल गई, ये भी हो गया अपना। अब हम थोड़े से पहाड़ों के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए हमने अभी पीछे नदियों के बारे में देखा, तो थोड़ा सा पहाड़ों के बारे में हम देख लिए थे, फिर भी एक बार अच्छे से समझ लेते हैं। देखिए ये है आपका काराकोरम, ये मैप आपको मिल जाता है ना, एटलस का मैप है ये।
यहाँ पर आपका सियाचिन ग्लेशियर है, सियाचिन के बगल में देखिए ये रेमो ग्लेशियर लिखा हुआ है, ये सियाचिन ग्लेशियर लिखा हुआ है। रेमो ग्लेशियर से कौन से आके निकलती है नदी? श्योक, ये आके निकलती है। और इधर आके आपकी श्योक नदी है, ये आपकी नुब्रा नदी है। रुकिए, एक बार नदी से जोड़ के आपको बताते हैं कॉन्सेप्ट फिर से, तो आपका पहाड़ साइड में एक बार नदी भी हो जाएगा कवर। ठीक है, ये ब्रह्मपुत्र था। देखिए, नुब्रा नदी अपनी इधर से आके मिल रही है और श्योक नदी अपनी आके इधर से मिल रही है रेमो ग्लेशियर से, और नुब्रा नदी आके मिल रही है अपनी सियाचिन ग्लेशियर से। तो उसी तरीके से इस पहाड़ पे साइड में आप देखिए, यहाँ पर ये है श्योक नदी। कौन सी? ये वाली। और ये नदी आके मिल रही है नुब्रा, कहाँ से? सियाचिन ग्लेशियर से। रेमो ग्लेशियर से आके मिल रही है, रेमो ग्लेशियर से निकल रही है श्योक। और देखिए यहाँ दिप्सांग घाटी है, ठीक है, यहाँ पे दिप्सांग घाटी से होते हुए आ रही है। ये सोडा प्लेन्स और ये लिंगी तैंग प्लेन्स, लिंगी तैंग प्लेन्स छोड़िए, सोडा प्लेन्स न्यूज़ में रहता था। तो ये जो सोडा प्लेन्स है, ये सोडा प्लेन आपका अपने वो वाला अपने लद्दाख वाले हिस्से में, अक्साई चीन वाले हिस्से में, जो कि अभी चाइना के अधीन है। ये सोडा प्लेन्स उधर है, और देपसांग प्लेन वो है जहाँ से आपकी ये श्योक नदी आके बहती है। तो अगर आपका लिखे कि श्योक नदी सोडा प्लेन में बहती है, गलत। श्योक नदी दिप्सांग घाटी में बहती है, सही जवाब। अब उसके बाद देखिए यहाँ जैसे लिखा है ना कि नुब्रा नदी ओरिजिन है किसका है? सियाचिन ग्लेशियर है ओरिजिन नुब्रा नदी का। तो नुब्रा आके मिल गए श्योक में। उसके बाद देखिए ये है अपना लद्दाख, यहाँ से ऐसी आई सिंधु नदी। ये है अपना जास्कर, ये है अपना पीर पंजल, और पीर पंजल के बगल में यहाँ से फिर आप देखेंगे कि एकदम जैसे ही ये बॉर्डर के पास पीर पंजल आ गई, पीर पंजल के नीचे से एकदम यहाँ शुरू हो रहा है धौलाधर की पहाड़ी, हिमाचल में। नेलांग घाटी का न्यूज़ अक्सर रहता है, एक सेकंड रुकिए, हाँ ये नेलांग घाटी, ठीक है। तो यहाँ कहीं आप देख रहे हैं ना, ये नेलांग घाटी है, ये नेलांग घाटी। तो नेलांग घाटी उत्तराखंड, और एकदम उत्तराखंड का वो हिस्सा जो बिल्कुल आप देखिए कि तिब्बत को टच कर रहा है। तो नेलांग घाटी आपका उत्तराखंड में पड़ता है, न्यूज़ में रहता है, कभी कभी यहाँ भी हलचल हो जाती है दोनों तरफ से। तो नेलांग घाटी आपका उत्तराखंड में पड़ता है। सोडा प्लेन कवर हो गया, देपसांग हमने देख लिया। ये पोंग बांध, तो अभी पोंग डैम मैंने आपको बता ही दिया था कि पोंग डैम कहाँ पर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ देखिए, ये वाला मैप थोड़ा अच्छा मैप है। इस मैप में क्या है कि अक्सर आपको ना पूछ देता है कि ये पश्चिम से पूरब में, पूरब से पश्चिम में, अक्सर पश्चिम से पूरब ही पूछ देता है। आपको ना पहाड़ों को अरेंज करना होता है, व्यवस्थित करना होता है। तो हमें समझना है कुछ कुछ चीज़ें। देखिए, नंगा पर्वत ये है, नंगा पर्वत मैंने आपको बताया था कि ये वो एकदम पश्चिमी साइड हो गया अपने हिमालय का, जहाँ से फिर वो ऐसे टर्न करता है। तो देखिए यहाँ पे ये नंगा पर्वत है। नंगा पर्वत के बाद आप ध्यान से देखेंगे, ये काराकोरम हो गया, लद्दाख हो गया, पीर पंजल की पहाड़ी हो गई, फिर धौलाधर हो गया। तो कुछ पहाड़ की चोटियों के नाम हैं और कुछ पहाड़ी श्रृंखलाओं के नाम हैं। तो जो श्रृंखला है वो है आपकी धौलाधर की पहाड़ी का श्रृंखला। और उसके बाद हम बढ़ रहे हैं पूरब की तरफ। तो अब देखिए धौलाधर की जो पहाड़ी है वो श्रृंखला है, धौलाधर रेंज है, वो कहाँ पर है? वो है आपका हिमाचल में। लेकिन यहाँ पे एक धौलागिरी आपको देखने को मिल रहा है, 8,172 मीटर की। ये कहाँ पर है धौलागिरी? अब हम पहुँच चुके हैं नेपाल में। नेपाल, और देखिए बिल्कुल चाइना का बॉर्डर है। उसके बाद देखिए अन्नपूर्णा। तो धौलाधर की सबसे पहले क्या पड़ा? धौलाधर की पहाड़ी की श्रृंखला, फिर आ गई धौलागिरी, धौलाधर और धौलागिरी, ध्यान से रखिएगा, याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद अन्नपूर्णा, अन्नपूर्णा के बाद आता है माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट के बाद आता है मकालू। माउंट मकालू बिल्कुल समझ लीजिए कि अपने सिक्किम और नेपाल के बॉर्डर के पास पड़ता है, लेकिन पड़ता है वो नेपाल के अंदर ही। उसके बाद जैसे ही आप इसको पार करते हैं, फिर आप पहुँचे कंचनजंगा, कंचनजंगा तो आप पहुँच गए बिल्कुल अपने सिक्किम के पास में, और फिर एकदम पूर्वोत्तर में पहुँच गए नामचा परवा। तो सबसे पहले क्या पड़ा? धौलाधर की पहाड़ी श्रृंखला, फिर धौलागिरी, धौलाधर हो गया, धौलागिरी की चोटी, अन्नपूर्णा, फिर माउंट एवरेस्ट, फिर माउंट मकालू। उसके बाद क्या पड़ा? कंचनजंगा, कंचनजंगा के बाद लास्ट में क्या पड़ा? नामचा बरवा, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। अब हम थोड़ा सा फिर से पेनिनसुलर प्लेट्यू के इन पहाड़ों को देखने की कोशिश करते हैं। पहले अच्छे से देखिए, ठीक है। अब देखिए इसमें कैसे पढ़ना है। इसमें आप सबसे पहले उठाइए, नीचे से स्टार्ट करिए, फिर हम दोबारा से देख लेंगे। कार्डमम, देखिए सबसे नीचे देखिए, कार्डमम इलायची की पहाड़ियाँ, ठीक है।
कार्डमम इलायची की पहाड़ियों के ऊपर आप आते हैं तो यहाँ पर मिलता है अन्नामलाई की पहाड़ी। अन्नामलाई की पहाड़ी का सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? अनायमुड़ी। आप यहाँ देखिए अनायमुड़ी, ये अनायमुड़ी, ये फर्स्ट है। फर्स्ट का मतलब कि पेनिनसुलर भारत का सबसे बड़ा चोटी हो गया। कौन सा? अनायमुड़ी। कौन से कौन से आपके पहाड़ की श्रृंखलाओं में है? अन्नामलाई की पहाड़ियों की श्रृंखला में है। फिर आप ऊपर आ रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं उत्तर की तरफ, तो आपको मिला नीलगिरी। अब नीलगिरी जो आपको दिख रहा है, नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी का नाम डोडा बेटा, और डोडा बेटा का रैंक अनाईमुड़ी के बाद आता है। ये पश्चिम वेस्टर्न घाट हो गया, पश्चिमी घाट हो गए। अब आप पूर्व साइड आइए। फिर आप अभी अभी आप तिरुपति के नीचे जब देख रहे हैं ना, जावड़ी, शेवरॉय, ये आप तमिलनाडु में ही है। तो उसके बाद आपका आता है शेवरॉय की पहाड़ी, फिर आता है जावड़ी हिल्स, फिर आता है तिरुपति। अब देखिए है क्या, ये है पालकोंडा पहाड़ी की श्रृंखला। पालकोंडा पहाड़ी की श्रृंखला, जब आप तिरुपति जाएंगे तो तिरुपति तो नीचे पड़ते हैं आपके, ठीक है, प्लेन एरिया में, और वहाँ से आपकी एक पहाड़ी शुरू होती है, वो सामने ही आपको दिखेगी पहाड़। जब आप कभी बेंगलोर साइड से, बेंगलोर क्या मतलब आप चेन्नई साइड से जब भी तिरुपति के साइड आने की कोशिश करेंगे वहाँ से, तो वहाँ पर आपको तिरुमला पहले दिखता है पहाड़ी पे। और जब आप गुडूर साइड से होते हुए, उधर से होते हुए जब आप तिरुपति आते हैं, तो वो पहाड़ी पहले आपको देखने को नहीं मिलती है, उनसे सटी हुई पहाड़ी दिखती है। जो सटी हुई पहाड़ी दिखती है ना, जहाँ पे आपको कई सारे बहुत भव्य भव्य मंदिरें और वो सब, त्रिकालेश्वर और ये सब आपको देखने को मिलते हैं, तो वो सब आपका क्या है, वो आपका पहले दिखता है पालकोंडा की पहाड़ी। ठीक है, तो पालकोंडा की पहाड़ी आपको पहले देखने को मिलेगी, और पालकोंडा की पहाड़ी जहाँ लास्ट में ख़त्म होती है वही तिरुपति है। तो वो जिस पे तिरुमला विराजमान है, ठीक है, बालाजी प्रभु, वो आपका शेषाचलम की पहाड़ी है। और शेषाचलम की पहाड़ी पालकोंडा पहाड़ी श्रृंखलाओं का ही रेंज, मतलब पालकोंडा पहाड़ की जो श्रृंखलाएं हैं, पालकोंडा रेंज, उन्हीं के हिस्से, उन्हीं का ही हिस्सा है ये शेषाचलम की पहाड़ी। और उसी पे ये भगवान तिरुमला यानी कि बालाजी भगवान स्थित हैं। तो तिरुपति बिल्कुल उसी के लास्ट में पड़ता है। तो पालकोंडा की पहाड़ी है। तिरुपति आपका है, तिरुपति के बाद ही फिर उस अगला जिला जो आपका है वो चित्तूर जिले में पड़ते हैं तिरुपति, और उसके बाद फिर तमिलनाडु शुरू हो जाता है। तो तिरुमला की ये पहाड़ी है, तो ये आपकी किस में है? पालकोंडा रेंज। पालकोंडा के ऊपर जब आप आते हैं तो आपको देखने को मिलता है नल्ला मल्ला। नल्ला मल्ला थोड़ा सा ऐसे उत्तर दक्षिण में है, और ये थोड़ा सा उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की तरफ इस तरीके से, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की तरफ फैला हुआ है। तो आपको नीचे से ऊपर बढ़ना है। अच्छा ठीक है, अब आप बढ़िए थोड़ा सा महाराष्ट्र साइड में। महाराष्ट्र साइड में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सबसे पहले आपको पर दिखेगा हरिश्चंद्र की पहाड़ी, फिर बालाघाट, फिर सतमाला, फिर अजंता। अब आपसे इन चारों में भी सवाल पूछ सकता है कि कौन सी ऐसी पहाड़ी है जो सिर्फ किसी एक राज्य में नहीं है। तो अब सतमाला की पहाड़ी को देखिए, ये है सतमाला की पहाड़ी। सतमाला की पहाड़ी आप देखिए कि कुछ हिस्सा इसका गुजरात में भी है, और कुछ हिस्सा इसका आपका कि कहाँ पे है, महाराष्ट्र में भी है। तो यानी पूरी तरीके से ये किसी एक राज्य में नहीं है। लेकिन आप अजंता की पहाड़ी, बालाघाट और हरिश्चंद्र, इन तीनों को देखेंगे तो ये तीनों आपके महाराष्ट्र में पड़ते हैं। अब आप यहाँ पर ध्यान से देखिए, जब आप और ऊपर पहुँचते हैं तो आपको दिखता है तापी नदी। ठीक है, यहाँ पे तापी के पास ये कुछ 5 लिखा हुआ है। ये 5 क्या है? ये 5 है सूरत। यानी तापी नदी जब समुद्र में आके मिलती है अरेबियन सी में, अरब सागर में, तो वहाँ पर आपको कौन सा शहर देखने को मिलता है जो तापी के किनारे बसा हुआ है? वो है सूरत। ठीक है, और इसके बाद जब आप और आगे फोकस करते हैं, यहाँ कहीं देखिए, अब आप और आगे बढ़ रहे हैं, जनता के ऊपर आपको ये देखने को मिल रहा है सतपुड़ा। ठीक है, सतपुड़ा के पास में ही आपको देखने को मिलेगा, ये है आपका महादेव हिल्स, महादेव की पहाड़ी। महादेव की पहाड़ी में ये 6 नंबर लिखा हुआ है। ये 6 नंबर क्या है? ये 6 नंबर जो है वो है आपका, ये यहाँ पर पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व, यानी धूप, ये पंचमढ़ी और ये धूपगढ़ की चोटी है। ये जो आप हरे कलर का देख रहे हैं यहाँ पे, एक सेकेंड, ये देखिए, ये धूपगढ़ पीक है। ये धूपगढ़ जो चोटी है वो आपकी सबसे ऊंची चोटी है सतपुड़ा की, और मध्य प्रदेश की भी हो ही जाएगी सबसे ऊंची चोटी है। ये महादेव की पहाड़ियों में पड़ती है। ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। और सतपुड़ा में ही आपको देखने को मिलेगा पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व, या पंचमढ़ी, ये बायोस्फीयर रिजर्व भी आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पर। ठीक है, और क्या आपको देखने को मिलेगा? हाँ देखिए, अब आपको कैसे समझना है क्वेश्चन। सतपुड़ा आपको देखने को मिल रहा है, महादेव हिल्स उसी का हिस्सा है। और फिर जब आप पूरब साइड में बढ़ेंगे तब आपको मैकॉल की पहाड़ी देखने को मिलेगी। तो हमेशा कन्फ्यूजन होता है कि पहले महादेव हैं कि मैकॉल है। तो पहले महादेव हैं, फिर मैकाल की पहाड़ी है। इसी मैकाल की पहाड़ी आप देखेंगे तो यहाँ पर एक है बिल्कुल, यहाँ पर आप देखिए मैकॉल की पहाड़ी पे एक प्लेटू है ऊपर।
ठीक है। एक प्लेट्यू है, उसका नाम क्या है, अमरकंटक। अब अमरकंटक से 3 तरफ से नदी बह रही है, तो आप इन दोनों नदियों पे फोकस करिए। पहले आप ये देखिए, ऑप्शन में आप ये बताइए कि अमरकंटक की प्लेट्यू से कौन कौन सी नदी बह रही है। ठीक है, 2 नदी तो आपके सामने दिख रही है, एक है सोन और एक है नर्मदा। एक और कौन सी नदी है जो यहाँ अमरकंटक से निकलती है, इसको भी आप नोट करिए और कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जरूर दीजिएगा। ठीक है। अब मैकॉल की पहाड़ी आप यहाँ पे अमरकंटक देख लिए, यहाँ से एक सोन निकल गई, यहाँ से आपकी नर्मदा निकल गई। नर्मदा पे मैंने लिखा है ये 2, 3, 4। अब नर्मदा, अब ये 2, 3, 4 देखते हैं, लेकिन उसके पहले आप ये फोकस करिए, नर्मदा देखिए ये विंध्य की पहाड़ी और इधर देखिए सतपुड़ा, इन दोनों के बीच से ऐसे बहते हुए जा रही है नर्मदा। ठीक है। और तापी, तापी देखिए सतपुड़ा के नीचे से बहते हुए जा रही है। अगर इधर देखेंगे तो इसके दक्षिण में अजंता है और सतमाला है। ठीक है। अब यहाँ पर आप देखिए अमरकंटक के पास में आप देखेंगे एक जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है, वो क्या नाम है, उसका नाम है अचानकमर अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व। और ये 3 शहर हैं और एक वाटरफॉल है। कि 2 नंबर जो आप देख रहे हैं ये सबसे पहले पड़ता है आपका जबलपुर नर्मदा पे, उसके बाद 3 नंबर जो आप देख रहे हैं ये आपका भेड़ा घाट है। भेड़ा घाट को ही धुंधर वाटरफॉल भी बोलते हैं। और जब आप आगे बढ़ेंगे तो यहीं पर आपको देखने को मिलता है ओमकारेश्वर। ओमकारेश्वर आपका आगे पड़ता है। जैसे आप कभी उज्जैन जाएं, उज्जैन से फिर आप इंदौर की तरफ जाते हैं, इंदौर से फिर आपके रास्ते पड़ते हैं ओमकारेश्वर। ठीक है। ओमकारेश्वर है एक तरफ और दूसरी तरफ फिर आपके 2 हैं, उसमें एक ओमकारेश्वर है और एक ओमकारेश्वर के साथ में आपको और शिव जी देखने को मिल जाएंगे, दोनों लोग ही। ठीक है, दोनों ही ज्योतिर्लिंग हैं। तो एक ओमकारेश्वर हो गए ज्योतिर्लिंग और एक आप महाकालेश्वर उज्जैन के लिए दर्शन करने जा रहे हैं, वहाँ भी आपको देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद आप जब आगे बढ़ रहे हैं नर्मदा के साथ साथ, तो आपको नर्मदा पे यहाँ पर एक बांध देखने को मिलता है बिल्कुल गुजरात साइड में, और उसका नाम क्या है, उसका नाम है सरदार सरोवर डैम, जो कि नर्मदा नदी पे ही बसा हुआ है। अब यहाँ एक आपका और है, ये माही नदी है। माही नदी देखिए ये लगभग 2 बार पार कर रही है किसको, कर्क रेखा को। ये कभी कभी सवाल पूछ देता है, कट कर रही है। और बाकी तो हमने ये मैप को डिटेल में देख ही लिया है, इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, इसको पॉज करके आप अपना देख लीजिएगा। चलिए, अब इसी में एक और कुछ चीज़ें और हम देख लेते हैं। यहाँ थोड़ा पहाड़ों को और बेहतर तरीके से आपके सामने अरेंज किया गया है, इसको फिर से देखने की कोशिश करते हैं। ये भी एक अपना ड्रॉ किया हुआ मैप है, देखिए। सबसे पहले हमने क्या देखा, कार्डमम इलायची की पहाड़ियाँ। उसके बाद वारुशनाड एक पहाड़ी है, 8 नंबर दिया हुआ है। फिर आता है अन्नामलाई की पहाड़ी। अन्नामलाई का सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, अनाईमुड़ी पीक है। उसके बाद नीलगिरी और अन्नामलाई के बीच में एक गैप है। ये गैप से ही आप देखेंगे कि रोड, रेलवे, केरला, अब आप कभी भी तमिलनाडु से कोयम्बटूर या कहीं से भी या फिर आप मान लीजिए कि वेल्लोर जाते हैं, वेल्लोर हो गया, कोयम्बटूर हो गया, वहाँ से आप कभी केरला जाने की कोशिश करेंगे तो आपको इसी गैप, पलक्कड़ गैप से ही, जिसे हम पाल घाट गैप भी बोलते हैं, वहाँ से आपको जाने को मिलेगा। फिर इधर आपका कोल्लम और वो सब बहुत सारी जगह घूमने के लिए, कभी जाइए, बहुत अच्छी जगह है। ठीक है। अब आप ऊपर देखिए, उसके बाद आपका पड़ता है नीलगिरी। नीलगिरी तक आप पश्चिमी घाट में हैं। नीलगिरी में पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट यानी वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट दोनों आके मिलती हैं। यहाँ का जो सबसे ऊंचा चोटी है वो है आपका डोडा बेटा, और वो पेनिनसुलर भारत का दूसरी सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुड़ी चोटी के बाद। उसके बाद आप देखिए, ये मैंने फिर से एक बार आपका कावेरी नदी का, चूंकि थोड़ा सा सहायक नदियों का नाम कठिन पड़ता है तो इसको दोबारा से लिख दिया कि हेमवती, हरांगी, लक्ष्मण तीर्थ, काबानी, कृष्णराज सागर बांध बना है इस पे, शिव समुद्रम वाटरफॉल है, फिर आके यहाँ पे ऐसे मिल गई। एक बात और आपको याद रखना है कि ये जो मदुरई है, ये कहाँ गए, ये मदुरई किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो ये वैगई नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। रामेश्वरम, पिछली बार मैंने आपसे किसी वीडियो में पूछा था तो आप लोगों ने बताया था कि रामेश्वरम पंबन द्वीप पे बसा हुआ है। और यहीं पे आपको धनुषकोडी भी देखने को मिलता है। धनुषकोडी बिल्कुल वो आखिरी टाउन था जो 1967 के आसपास में एक तूफान में डूब गया था। वहाँ भी आप लोग बिल्कुल ज़रूर जाइएगा। वहीं से फिर आपको श्री राम सेतु के जो कुछ आपके चट्टान है वो वहाँ के कुछ मंदिरों में भी रखे गए हैं। उसके बाद से ही आप देखेंगे कि हमारा भारत का जो मेन आइलैंड है वो कंप्लीट हो जाता है, और फिर वहाँ से आपका समुद्र बिल्कुल स्टार्ट हो जाता है, और श्री राम सेतु के धीरे धीरे आपको कुछ ना कुछ अंश देखने को मिल जाते हैं वहीं से आगे कंटिन्यूअसली श्रीलंका की तरफ।
फिर आगे आप जब जाएंगे तो यहाँ पे नेवी की जहाज़ों के बाद फिर आपको एक कच्छाथीवू आइलैंड, हम श्रीलंका में आ जाते हैं, और फिर यहाँ पे मेन जो जाफना वाला क्षेत्र है श्रीलंका का, वहाँ पे आ जाते हैं। अब देखिए, उसके बाद हम पूर्वी घाट की तरफ बढ़ते हैं, तो हम हमारे सामने क्या है, पंचमलाई। अभी हमने पंचमलाई को नहीं देखा था पिछले वाले इमेज में। ये जावड़ी हिल्स में, तो आप जावड़ी हिल्स जब आप देखते हैं, तमिलनाडु में आ जाते हैं, जब आप उत्तर से पूरब में आते हैं, तो उत्तर से दक्षिण में आते हैं, तो जावड़ी की पहाड़ी आपकी तमिलनाडु में है। उसके बाद आपकी शेवरॉय है, उसके बाद की पंचमलाई है। तो अन्नामलाई के बाद कभी भी आपको ऑप्शन लगाना हो, जैसे ये अन्नामलाई, दक्षिण में सबसे क्या पड़ेगा, इलायची की पहाड़ी, फिर कौन सी पड़ेगी, अन्नामलाई, फिर कौन सी पड़ेगी, नीलगिरी, नीलगिरी के ही पास में है पंचमलाई इधर पूर्वी घाट में। फिर आएगा शेवरॉय, देखिए शेवरॉय, शेवरॉय के ऊपर क्या आएगा, जावड़ी, जावड़ी के ऊपर क्या आएगा, पालकोंडा, पालकोंडा के बाद क्या आएगा, वेल्लकोंडा, वेलकोंडा के बाद आएगा नल्ला मल्ला। तो ये मैंने यहाँ पे अरेंज कर दिया है, इसको आप देख लीजिएगा। इलायची की पहाड़ी, फिर वारुशनाथ, अन्नामलाई, पंचमलाई, शेवरॉय, जावड़ी, पालकोंडा, वेलकोंडा, नल्ला मल्ला की पहाड़ी। और जब आप ये देखेंगे, देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया था, एक आपको बस ऐसे ही बता देते हैं, ये गुडूर जंक्शन है मान लीजिए, तो गुडूर से एक आप तिरुपति के लिए मुड़ते हैं और एक मुड़ते हैं आप चेन्नई के लिए। जब भी आप चेन्नई के लिए जाएंगे तो बीच में पुलिकेट झील के कुछ पोर्शन को आप टच करते हुए जाते हैं, तो वहाँ पे आपको लगेगा कि समुद्र आ गया, क्योंकि दूसरे छोर तो आपको दिखता नहीं है। तो इसी पुलिकेट झील के बाद कभी आपको श्रीहरिकोटा जाना होगा, यहाँ से जैसे आपको मिल जाता है सुविधा, तो श्रीहरिकोटा बिल्कुल आपका लास्ट में बसा हुआ है पुलिकेट झील के इधर, ठीक है। और इसी श्रीहरिकोटा से हम लोग अपने सैटेलाइट को लॉन्च करते हैं। और ये ऊपर मैंने एक बॉर्डर टाइप का कृष्णा नदी का बना दिया है, तो कृष्णा नदी से, और ये यहाँ पर आप बाकी हिस्सा देख सकते हैं, इसको अच्छे से देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसको रिवाइज करिएगा, मैप प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। बहुत सारे तो इसमें वही टॉपिक है जो पिछले वाले मैप में हमने देखा था। अब इसी के साथ साथ जब पेनिसुलर भारत देख ही रहे हैं, तो चलिए थोड़ा सा अपने इंपॉर्टेंट पोर्ट्स को भी देख लेते हैं। देखिए मेजर पोर्ट ही आते हैं एग्जाम में, मेजर पोर्ट ही आपको ध्यान रखना होता है, छोटे मोटे पोर्ट्स बहुत ज़्यादा हैं। तो आप ऐसे देखिएगा, ये कांडला बंदरगाह है, कांडला पोर्ट आपका टाइडल पोर्ट है। टाइडल का मतलब क्या है, ज्वार भाटा। तो जब कभी समुद्र हाई टाइड पे होता है, जब आपका बिल्कुल तट टच कर लेता है, तब तो वहाँ पे अपनी जहाज़ें रखी होती हैं। और जब वो नीचे आने लगता है, लो टाइड जब होता है, ज्वार भाटा नीचे होने लगता है, पानी का लो टाइड होता है, तो फिर वहाँ से शिप नीचे उतरने लगती है कांडला पोर्ट से। तो फिर वहाँ पे आप समुद्र में नीचे लेवल पर आ गए, और फिर वहाँ से आप बाकी समुद्र में चले गए, फिर जब समुद्र का पानी ऊपर आएगा तो आप ऊपर आ गए। इस तरीके से ये बंदरगाह काम करता है। कांडला पोर्ट कहाँ पर है, कांडला पोर्ट है आपका कच्छ की खाड़ी में, याद रखिएगा, ये गल्फ ऑफ कच्छ है। एक मिनट में पढ़े में दिखाता हूँ आपको, ये गल्फ ऑफ कच्छ है, कच्छ की खाड़ी है, खंबत ये पड़ता है, ये कच्छ की खाड़ी है, यहाँ पर है कांडला पोर्ट। और अब इसका नाम बदल के दीनदयाल पोर्ट ट्रस्ट कर दिया गया है, ठीक है। दीनदयाल पोर्ट ट्रस्ट, जीडीपीटी के नाम से भी आप जानते हैं इसको। अब हम नीचे आते हैं, देखिए गल्फ ऑफ कच्छ कच्छ की खाड़ी में पड़ता है, इसको ध्यान रखिएगा। अब हम गुजरात से आते हैं महाराष्ट्र की ओर। महाराष्ट्र में आपको मिलेगा वधावन पोर्ट। वधावन जो है वो 13वां मेजर पोर्ट बनाया जा रहा है। उसका कारण ये भी है कि मुंबई बंदरगाह और जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट, ये इन पे कार्गो की बहुत ज़्यादा, माल की बहुत ज़्यादा डिमांड के साथ साथ प्रेशर बढ़ चुका है, इसीलिए हमें नए मेजर पोर्ट को बनाने की ज़रूरत थी, तो हमने वधावन पोर्ट बगल में बना दिया। फिर आप नीचे जब आते हैं तो आपको पड़ता है गोवा, गोवा में है मोर्मुगांव पोर्ट। उसके बाद आता है बेंगलुरु, बेंगलुरु से आप नीचे आते हैं, मतलब कर्नाटका से नीचे आते हैं, तो एक पड़ता है कोच्चि। कोच्चि को क्वीन ऑफ अरेबियन सी भी कहा जाता है, ठीक है। अब ऐसे हम लोग बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। अब हम बढ़ते बढ़ते पहुंचते हैं, ये जो मैंने आपको बताया था ना पलक्कड़ गैप पिछले वाले में, कि पालघाट गैप है अन्नामलाई और नीलगिरी के बीच में, वहाँ से आप कोयम्बटूर जो है तमिलनाडु में, और आपका जैसे वेल्लोर है, अंदर के जो क्षेत्र हैं तमिलनाडु के, वहाँ से आप केरला में जाना चाहें तो ये वेम्बनाड झील अगर आप कभी देखना चाहते हैं, जो कि भारत का सबसे लंबा झील भी है, इंडियाज लॉन्गेस्ट आपका लेक भी है, ये वेम्बनाड झील अगर आप कभी जाना चाहें तो उन सब एरिया से जाने को मिलता है। या फिर आप कन्याकुमारी आइए, और कन्याकुमारी से बिल्कुल यहाँ से एक ट्रेन से सटते हुए जाती है किनारे किनारे। तो ये आपका वेम्बनाड झील हो गया। उसके बाद आपका आता है, फिर आप ऐसे बढ़ रहे हैं हम लोग, ठीक है। हमने यहाँ तक मेजर पोर्ट देख लिए, अब हम तमिलनाडु से ऊपर उठने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमें मिल गया वैगई नदी। वैगई नदी तो हमने बताया था आपको, वैगई नदी के किनारे कौन सा सिटी है, कौन सा यहाँ पे शहर बसा हुआ है वैगई नदी के किनारे, मदुरई। और यहाँ पर टूटी कोरिन, टूथी खोड़ी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा एक तमिलनाडु में मेजर पोर्ट। फिर ये चेन्नई है। अब देखिए चेन्नई में ही, चेन्नई बंदरगाह, जब आप चेन्नई जाएंगे कभी,
तो चेन्नई के बिल्कुल दक्षिणी हिस्से में यहाँ पे तो आपको चेन्नई बंदरगाह देखने को मिलेगा, लेकिन जहाँ चेन्नई का उत्तरी हिस्सा खत्म होता है ना, उसी उत्तरी हिस्सा के पास में ही आपको इन्नोर पोर्ट या फिर कामरजार बंदरगाह देखने को मिलता है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। जब हम बढ़ते हैं बिल्कुल आपके उड़ीसा में, तो उड़ीसा नहीं, अभी तो हम आंध्र प्रदेश में ही है। तो आंध्र प्रदेश में आपको देखने को मिलता है विशाखापट्टनम बंदरगाह। और विशाखापट्टनम आपको पता है कि अब आंध्र प्रदेश का नया राजधानी भी विशाखापट्टनम ही बन रहा है। विशाखापट्टनम के पहले ये लोग अमरावती और इसको आंध्र प्रदेश के राजधानी के रूप में तैयार करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो नहीं अब बनेगा आपका राजधानी। अब जो आपकी राजधानी है वो विशाखापट्टनम ही बनेगी। ये आपका सबसे गहरा पोर्ट भी है, इसको याद रखिएगा। यहाँ पर आपका क्या होता है कि ये जो बेलाडीला माइन है ना, सबसे बड़ा मैकेनाइज्ड मशीन के द्वारा ये जो माइनिंग की जाती है यहाँ पे, बेलाडीला माइन छत्तीसगढ़ में आयरन का है। यहाँ से ना एक पाइप जैसी है लगभग 2-2.5 किलोमीटर की, तो वहाँ से ना ये आपका जो ओर होता है बिल्कुल कच्चा माल जो है लोहे का, तो यहाँ से बिल्कुल इसको सप्लाई किया जाता है। और जब यहाँ से ये अच्छी क्वालिटी की जो ओर है, हेमेटाइट मैग्नेटाइट, हेमेटाइट ओर ही जाता है, कुछ कुछ मैग्नेटाइट है, तो ये आपका जापान में भेजा जाता है। तो देखिए जापान के लिए यहाँ बना हुआ है। उसके बाद महानदी हमने पढ़ा था, महानदी के किनारे पारादीप बंदरगाह हमने पढ़ा था। और फिर फाइनली आप पहुँचते हैं कहाँ पे, पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में मैंने आपको बताया था कि फरक्का बैराज से दो पार्ट में हो जाती हैं ये, ठीक है। एक आपका जाती हैं क्या बन के, पद्मा, और वो बांग्लादेश में चली जाती हैं गंगा जी। और जो हिस्सा गंगा जी का दक्षिण में बहते हुए जाता है हुगली बन के, उसी के पास में ये आपको देखने को मिलता है हल्दिया पोर्ट, कोलकाता पोर्ट। और उसके बाद आप नीचे जब आते हैं तो ये आता है हल्दिया पोर्ट, बिल्कुल हुगली जहाँ आके समुद्र में मिलती है वहाँ पर है आपका हल्दिया पोर्ट। तो अभी गंगा सागर के लिए भी बहुत सारे लोग जा रहे हैं तीर्थ के लिए, तो इसी सब रास्तों से होके फिर जाना पड़ता है हल्दिया। हल्दिया भी कुछ लोग पहुँचते हैं, कुछ लोग आपका कलकत्ता से भी जाते हैं, ठीक है। तो ये आप अच्छे से इस पोर्ट को पहले देख, ये सारी इस मैप को देख लीजिएगा। मेजर पोर्ट है 13, उन 13 को एक बार अच्छे से आप देख लीजिएगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और ये LT और ये ST, ये लो टाइड हाई टाइड ही मैंने आपको बताया है कि जब हाई टाइड होता है तो पानी बिल्कुल किनारे पहुंच जाता है, ऊंचाई पे आपका समुद्र तट के किनारे, तो तब ये जहाज़ें वहाँ पे रहती हैं मौजूद, ऊपर आ जाती हैं। और जब ये नीचे जाने लगता है पानी लो टाइड के पास में, तो उसी के सहारे फिर ये जहाज़ नीचे चली जाती हैं आराम से। इस तरीके से ये पोर्ट काम करता है। इसका आप लोग मैप वगैरह ले लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब अगले पे आते हैं। अब हम द्वीप थोड़ा देखते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप, ये आपका एटलस में आपको मिल जाता है मैप। चलिए अंडमान निकोबार पे थोड़ा सा फोकस करते हैं। देखिए यहाँ पर है कोको चैनल, ये है कोको चैनल, ठीक है। कोको चैनल क्या करता है, कोको चैनल बर्मा से अलग करता है। किसको अलग करता है, अपने इंडिया के अंडमान निकोबार को। कोको चैनल याद रखना है, कोको चैनल किसको अलग करता है, बर्मा को अलग करता है भारत से। भारत में भी अगर हम स्पेसिफिकली बात करें तो स्पेसिफिक टारगेटेड वे में बात करें तो वो है आपका अंडमान निकोबार। अब उसके बाद आप देखिए ये है आपका उत्तरी। अब देखिए सबसे ऊपर क्या होता है, नॉर्थ, उत्तर। फिर क्या होता है, दक्षिण। तो हमने इसका नाम दे दिया साउथ अंडमान, इसका नाम दे दिया नॉर्थ अंडमान। तो बीच में पड़ा उसको क्या नाम दोगे, दे दो मिडल अंडमान, हो गया काम अपना। अब उसके बाद जो उत्तरी अंडमान है, नॉर्थ अंडमान, नॉर्थ अंडमान पे एक आपको हमेशा देखने को मिलता है एक चोटी है, सैडल पीक। इसी के नाम से राष्ट्रीय उद्यान भी है, सैडल पीक नेशनल पार्क। इतने भरे भरे जंगल है, इतना ऊंचा पीक है, भारत सरकार ने बोला चलो इसको एक नाम दे देते हैं राष्ट्रीय उद्यान का। तो ये सैडल पीक नेशनल पार्क कहाँ पड़ता है, वहीं पड़ेगा जहाँ सैडल पीक पड़ेगा। सैडल पीक कहाँ पड़ता है, उत्तरी अंडमान में। और सैडल पीक जो है वो आपका हाईएस्ट पीक है, ठीक है। सबसे ऊंची चोटी अंडमान निकोबार की कौन सी है, सैडल पीक है। ये याद रखना है, कहाँ पर है, नॉर्थ अंडमान में। और जब आप जहाँ इस पे फोकस कर रहे हैं, तुरंत यहाँ देखिए एक आपका आइलैंड बना है। ये एक्सटिंक्ट वॉल्केनो का मतलब कि ये ज्वालामुखी कभी था, अब सक्रिय नहीं है, अब निष्क्रिय है। सक्रिय का विलोम निष्क्रिय, तो अब निष्क्रिय है ये। और यहाँ पर ये कौन सा द्वीप पे हुआ करता था, नारकोंडम द्वीप पे। तो नारकोंडम आइलैंड पे, ये नारकोंडम आइलैंड पे हमारा एक कभी किसी समय में भूकंप कह रहे हैं, ज्वालामुखी हुआ करता था, जो कि अब एक्सटिंक्ट हो गया, गायब हो गया, अब उसमें से नहीं निकलता है ज्वालामुखी, ठीक है। लेकिन हाँ कभी कभी पहले देखने को मिलता है एक एक्टिव, पहले को मतलब हाल फिलहाल में भी बहुत पहले एक ज्वालामुखी देखने को मिला था। इसे एक्टिव की कैटेगरी में हमने रखा हुआ है, एक्टिव ज्वालामुखी की कैटेगरी में। उसका नाम है बैरन द्वीप पे मिलने वाला, बैरन आइलैंड पे, ठीक है। ये एक्टिव है। अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट था कि कोकोस चैनल जो कि बर्मा को अलग करता है अंडमान निकोबार से, सबसे ऊंची चोटी सैडल पीक जो कि नॉर्थ अंडमान में है, उसके बाद दक्षिण अंडमान, दक्षिण अंडमान में ही अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है।
कैपिटल का है पोर्ट ब्लेयर। ठीक है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट था। अब अपना जो ये अंडमान है, वो अंडमान में हमने नॉर्थ अंडमान देख लिया, मिडल अंडमान देख लिया, साउथ अंडमान देख लिया। तो साउथ अंडमान के बाद अब हमारे सामने क्या आएगा, लिटिल अंडमान। किनारे पड़ा है ना छोटा सा लिटिल अंडमान। अब अंडमान को लिटिल अंडमान से अलग करने वाला जो एक समुद्री रूट है उसको हम कहते हैं डंकन पैसेज। ठीक है, डंकन पैसेज, इसको ध्यान रखिएगा। अब देखिए 10 डिग्री चैनल हमेशा देखने को मिलता है। 10 डिग्री चैनल का क्या काम होता है, 10 डिग्री चैनल आपका अंडमान को निकोबार से अलग करता है। ये है अंडमान, ये है निकोबार। देखिए यहाँ लिखा भी हुआ है कि सेपरेट्स अंडमान फ्रॉम निकोबार। क्या नाम है, 10 डिग्री। ठीक है, और स्पेसिफिक आपसे पूछ ले प्रश्न में कि चलो अंडमान से निकोबार को अलग करता है 10 डिग्री चैनल, ये तो सब याद करके आए होंगे। तो आप कहिएगा कि लिटिल अंडमान को कार निकोबार से अलग करता है 10 डिग्री चैनल। लीजिए अब इससे क्या स्पेसिफिक होगा, आपका ये भी हो गया कार निकोबार, यानी कि साउथ आपका लिटिल अंडमान को अलग करता है 10 डिग्री चैनल किससे, कार निकोबार आइलैंड से। ये एकदम स्पेसिफिक आप पढ़ लीजिए कि हाँ लो एकदम सटीक हमने देख लिया। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो अपना दक्षिणी बिंदु है, सबसे दक्षिणी बिंदु जो है अपना, वो आपका पड़ता है यहाँ कहीं इंदिरा पॉइंट के पास में। और ये इंदिरा पॉइंट की अगर हम बात करें तो कुछ 6 डिग्री 8 मिनट नॉर्थ इस तरीके से उत्तरी ये अक्षांश आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, उत्तरी अक्षांश देखने को मिलेगा, 6 डिग्री 8 मिनट करके कुछ है। क्योंकि कन्याकुमारी तो आपका 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ है, 8 डिग्री 4 मिनट अक्षांश है, लैटिट्यूड है, उत्तरी अक्षांश है। तो इससे भी अगर कोई नीचे है, दक्षिणी बिंदु है, तो वो और कम होना चाहिए ना इक्वेटर के पास में। तो 6 डिग्री 8 मिनट करके कुछ है, ये चेक कर लीजिएगा, लेकिन ये 6 डिग्री ही है। ठीक है, और ये अपना सबसे दक्षिणी बिंदु है जिसका नाम है इंदिरा पॉइंट। और जो सबसे उत्तरी हिस्सा आपको देखने को मिलेगा वो है इंदिरा कोल। एकदम आप समझ लीजिए इंदिरा कोल कहाँ देखने को मिलेगा, सियाचिन ग्लेशियर के पास में। सियाचिन ग्लेशियर बिल्कुल जहाँ पे एंड हो रहा है वहाँ पे अपना इंदिरा कोल देखने को हमें मिल रहा है। तो इंदिरा पॉइंट जहाँ पर है उसका नाम कुछ ग्रेट से होना चाहिए, तो इसका नाम हमने क्या रख दिया, ग्रेट निकोबार द्वीप। अब आप इसको, इस मैप को अगर एक बार में दिखाना चाहें तो थोड़ा सा छोटा पड़ेगा, तो इसको आप 2 पार्ट में देख लीजिए। कैसे, सबसे पहले आप इस पे फोकस करिए, अंडमान वाले पे, इसको देख लीजिए। ठीक है, इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको देख लीजिए। उसके बाद आप जब लिटिल अंडमान तक देख लिए, तो लिटिल अंडमान को अलग कर रहा है कार निकोबार इससे 10 डिग्री चैनल, ये देख लीजिए। और फिर आप इसको देख लीजिए। ठीक है, ये तो अपना ये मैप कंप्लीट होता है अंडमान निकोबार का। अब हम थोड़ा सा लक्षद्वीप को भी देख लेते हैं। देखिए लक्षद्वीप में कुछ कुछ चीज़ें हमें बहुत ध्यान देनी है। क्या ध्यान देनी है, देखिए लक्षद्वीप में भी आप देखेंगे कि लक्षद्वीप में आपको एक देखने को मिलता है अमन दीवी आइलैंड्स। ठीक है, और कावारती जो आप ये देख रहे हैं, कावारती ही इसकी राजधानी है लक्षद्वीप की। अब सवाल आपसे ये पूछेगा कि 9 डिग्री चैनल जो है वो किसको किसको अलग करता है। तो देखिए 9 डिग्री चैनल अलग करता है मिनी कॉय को कावारती से, या फिर मिनी कॉय को बाकी पूरे अमन दीवी आइलैंड से, कावारती से। ठीक है, और ये हाँ कभी कभी आपसे ये भी पूछ देता है कि ये कैनोर आइलैंड्स कहाँ पर हैं, तो ये अरेबियन सी में है, अरब सागर में। ठीक है, और ये 9 डिग्री के बाद 8 डिग्री चैनल पूछ दे तो 8 डिग्री चैनल मिनी कॉय को मालदीव्स और नीचे है, मिनी कॉय को मालदीव से अलग करता है 8 डिग्री चैनल। तो आपका 8 डिग्री चैनल समझ में आ गया, 9 डिग्री चैनल समझ में आ गया, और 10 डिग्री समझ में आ गया। तो यहाँ पर आप इसको रुकिए, थोड़ा मैप को ऐसे कर देते हैं, आप अच्छे से इसको देख लीजिएगा। हाँ, यहाँ पे पूरा आ गया, अमन दीवी, कावारती, 9 डिग्री चैनल कावारती, और ये मिनी कॉय को अलग करता है। और 8 डिग्री चैनल मिनी कॉय को किससे अलग करता है, यहाँ पे अलग करता है मालदीव से। ये आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसको अच्छे से देख लीजिएगा। चलिए अब आते हैं सॉइल के ऊपर। ये अपना सॉइल है। अब देखिए सॉइल में कैसे समझना है आपको। सबसे पहले आप ये देखिए, ये जो लाइन 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 आप देख रहे हैं इस तरीके से, ये लाइन लाइन लाइन, ये है आपका एलुवियल मिट्टी, जलोढ़ मृदा जिसे कहते हैं, कद्दार मिट्टी जिसे कहते हैं। ये सबसे अधिक क्षेत्रफल में फैला हुआ है। तो अगर क्षेत्रफल के हिसाब से देखेंगे तो सबसे अधिक एलुवियल मिट्टी है 43% के आसपास। दूसरे नंबर पे रेड सॉइल है, ये लाल मिट्टी, ये 18.5% के आसपास है।
ये देख रहे हैं आप, ये रेड सॉइल। तीसरा अगर आप देखेंगे तो तीसरा आपकी है ये ब्लैक सॉइल, लगभग लगभग कहीं 15% है, 14% है। तो कहने का मतलब है कि तीसरे पे सबसे अधिक पाया जाने वाला ब्लैक सॉइल है, मिट्टी है। इसको आप रेगुड़ सॉइल, काली मिट्टी, ब्लैक सॉइल, जो मन है वो कह लीजिए, ये पूरा उसी का नाम है। और चौथे नंबर पे लेटेराइट सॉइल है। अब इसका मैप देख के भारत का आप ये समझ सकते हैं कि इस तरह की मिट्टी यहाँ कैसे बन रही है। देखिए, ये जो पेनिनसुलर हिस्सा है अपने देश का, ये आया है आपका बहुत पहले गोंडवाना आइलैंड से। जब हम अलग हो रहे थे तो धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे, धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। इंडियन ओशियन में एक जगह पे आपका हॉट स्पॉट पड़ा। हॉट स्पॉट ज्योग्राफी का कॉन्सेप्ट है सिंपल सा, कि जहाँ पर अपने ये क्रस्ट है, मान लीजिए अर्थ क्रस्ट के नीचे एक छोटी सी ओपनिंग अगर होती है, ये समुद्र है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है कि ये हॉट ऐसे लावा आपको मैग्मा देखने को मिलता है, वो बिल्कुल समुद्र में से, मतलब समुद्र के नीचे, अर्थ क्रस्ट के नीचे चलता रहता है। तो जहाँ पर ये उठ रहा है, राइजिंग लिम्ब जिसको कहते हैं, जहाँ से ये उठ रहा है, तो यहाँ से थोड़ा थोड़ा लीक करते हुए ये आपका हॉट स्पॉट जो है, ये यहाँ पर लीक करते हुए ऊपर आ जाता है। और ये चूंकि गाढ़ा नहीं होता है, बेसाल्टिक होता है, तो ये काफ़ी पतले दूर में फैलता है। इस बाद में फिर ये आपकी क्या हो जाती है, इग्नियस रॉक हो जाती है। इग्नियस पत्थर होती है, इग्नियस रॉक जब हो जाती है, बाद में यही जब टूट के इसका जब आपका बाद में हवा से, अलग अलग कारणों से जब ये टूटने लगा, ठीक है, तो ये फिर बाद में आपका टूट के क्या बन गया, सॉइल। कौन सा, ब्लैक सॉइल। तो ब्लैक सॉइल बनने का कारण ही है रीयूनियन हॉटस्पॉट, जो कि आपका इंडियन ओशन के नीचे है। अब बहुत ज़्यादा ज्योग्राफी में नहीं जाते हैं, उसको आप एक बार देख लीजिएगा हॉटस्पॉट क्या है। तो ये जो क्षेत्र आप ब्लैक सॉइल देख रहे हैं, उसका मेन कारण यही है। अब उसके बाद अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सबसे अधिक आप एलुवियल सॉइल देखिए, तो ये जो नदियां हैं ना, अपने साथ जो ये कैरी करती हैं बहुत ज़्यादा सेडिमेंट, अपने साथ जो बहुत ज़्यादा मिट्टी, सेडिमेंट, कण, इनको जो कैरी करती है, वो इन पहाड़ी नदियों ने ले आके डिपॉजिट कर दिया इन बड़े बड़े गड्ढों में, ठीक है। तो ये आपके क्या बन गए, एलुवियल मिट्टी। एलुवियल मिट्टी को बोलते हैं जलोढ़ मिट्टी। और इसमें नाइट्रोजन और पोटेशियम, पी फॉस्फोरस, पी से फॉस्फोरस, एन से नाइट्रोजन, दोनों की बहुत भारी कमी होती है। और यही कारण है कि इसलिए हम एनपीके करके, अगर आप अपने फर्टिलाइजर के कभी बोरिया पे देखेंगे, खाद के बोरी पे, तो एनपीके एक रेशियो में लिखा होता है। तो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, इन दोनों की भारी कमी होती है। नाइट्रोजन अधिकतर अपने मिट्टी में, देश में नहीं पाया जाता है। उसके बाद ब्लैक सॉइल की तरफ देखते हैं। ब्लैक सॉइल तीसरा सबसे अधिक पाया जाने वाला मिट्टी है। उत्तर भारत में इसको शाली भी बोलते हैं, दक्षिण भारत में इसको केवाल भी बोलते हैं। ब्लैक सॉइल बेसाल्टिक चट्टानों से बना हुआ है। अधिक मात्रा में मिलता है लोहा, आयरन, लाइम, मैग्नीशियम। और कम मात्रा में मिलता है इसमें नाइट्रोजन, फॉस्फोरस। और हाँ, चूना जो है, एल्यूमिना, एल्यूमिना जिसे हम कहते हैं, वो भी अधिक मात्रा में पाई जाती है। उसके बाद हम सेकंड नंबर पे देखते हैं, तो वो है आपकी लाल मिट्टी, रेड सॉइल। इसमें इसमें फेरस ऑक्साइड की मात्रा इतनी अधिक होती है, Fe2O3 हम इसे बोलते हैं फेरस ऑक्साइड को, कि इसीलिए आपको ये लाल 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 देखने को ऐसे मिलती है, ठीक है। यही कारण है। और यहाँ पे ग्रेनाइट के रॉक आपको देखने को मिलेंगे। ग्रेनाइट के चट्टानों के टूटने से ये ही अधिकतर आपके बने हैं, ठीक है। लेटराइट सॉइल क्या है, देखिए लेटराइट सॉइल का एक बेसिक कंसेप्ट क्या है कि यहाँ पर तो आपकी पश्चिमी घाट है, वेस्टर्न घाट है, तो यहाँ तो जम के बारिश हो रही है, ठीक है। तो इस साइड भी थोड़ी सी बारिश ठीक ठाक हो जाती है, दूसरे साइड भी। तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो आपकी मिट्टी है ना, तो आपकी मिट्टी के जो महत्वपूर्ण कण हैं, जो एलिमेंट हैं, वो बह जाते हैं। वो जब बह जाते हैं, लीचिंग हो जाती है, तो आपकी ये मिट्टी गर्मी में ईंटें जैसे आपके हो जाते हैं पूरे वैसे। और जब बारिश वगैरह का, नमी वाले का समय आता है, तो एकदम बिल्कुल दलदली जैसा मिट्टी, ये दबने वाले टाइप के हो जाते हैं। तो कहा जाता है कि इनका इस्तेमाल आप अगर आप चाहें लेटराइट सॉइल का ईंट वगैरह भी यूज़ करने में, या फिर लेटराइट सॉइल में आप इस तरीके के फसल उगा सकते हैं जिनको पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। तो काजू वगैरह की खेती यहाँ आपको ठीक ठाक देखने को मिल जाती है, ठीक है। इस तरह का आपको चीज़ें मिल जाता है। अधिक मात्रा में क्या है, आयरन ऑक्साइड, एल्युमिनियम के ऑक्साइड, क्योंकि यही बच जाते हैं, रह गए मतलब बच गए। लीचिंग के बाद पानी, जब आपके महत्वपूर्ण कण हट गए, तो आपके आयरन ऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड रह गए, और कम मात्रा में क्या बचेगा, एनपी। एनपी तो आपको हर जगह याद रखना है। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस तो सारे मिट्टी में आपको कम देखने को मिल रहे हैं। और ब्लैक सॉइल की तरह यहाँ भी काली मिट्टी, जो आपकी ये काली मिट्टी है, उसकी तरह यहाँ पर भी आपको लेटराइट सॉइल में भी चूना, लाइम, पोटैश, ये सब देखने को मिलता है। भारी बारिश में
बह जाते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, ये सब, तो कहाँ से आपको देखने को मिलेगा? तो ये आपकी चार प्रमुख मिट्टी है। और अब आप पहाड़ी साइड में जब जाते हैं तो कंकड़ एवं पत्थर की मात्रा आपको ज़्यादा देखने को मिलती है। यहाँ पर भी आपको पोटैश, चूना, लाइम, ये सब ज़्यादा देखने को मिलेगा। और ये एक नंबर जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये राजस्थान साइड में, इधर आपका क्या है, ये है आपका एरिड एंड डिजर्ट सॉइल, शुष्क एवं मरुस्थली मिट्टी। 90 से 95% हिस्सा हिस्सा इसका क्या है, बालू के कणों से भरा हुआ है, 5% मिट्टी के कण से भरा हुआ है। यहाँ पर भी आपको कमी देखने को मिलेगी, नाइट्रोजन, फास्फोरस, इन सब चीज़ की कुछ भी नहीं है। तो ये मिट्टी का एक स्क्रीनशॉट भी आप देख लीजिएगा, ठीक है। एलुवियल सॉइल की एक खास बात यह है जो आपको बता दें, एलुवियल सॉइल की खास बात क्या है कि सैंडी सॉइल जिसको आप बलुई मिट्टी कहते हैं, और क्लेई सॉइल जिसको आप चिकनी मिट्टी कहते हैं, इन दोनों का बहुत ही बढ़िया कंपोजिशन देखने को मिलता है। इनकी जो मौजूदगी है वो लगभग बराबर के रूप में है, 50% के रेशियो में 50-50 देखने को मिलता है आपका एलुवियल सॉइल में। तो देखिए, ये आपका हो गया सॉइल का एक वीडियो। इसको भी आप एक तो ये ऐसे स्क्रीनशॉट लेके आप समझ सकते हैं, ठीक है। एक स्क्रीनशॉट ऐसे ले लीजिएगा। अगर अगर आपको छोटा लगे तो आप इसको आधा ऐसे ले लीजिए, ठीक है, इसके स्क्रीनशॉट को, और फिर आधा आप ऐसे ले लीजिए, और उन दोनों इमेजेस को फिर एक के बाद एक नीचे देख लीजिएगा, तब भी काम हो जाएगा। अब आखिरी, ये मेरे ख्याल से आखिरी, हाँ आखिरी, अब अपना देखते हैं ट्राइब्स ऑफ इंडिया, भारत की जनजातियां। तो देखिए, महत्वपूर्ण भारत की जनजातियां कौन सी हैं। अंडमान निकोबार में भी मैंने पीछे आइलैंड के बगल में लिख दिया है, तो आप उसको भी देख लीजिएगा। देखिए, सबसे पहले है ओंगी, ओंगी बोल लीजिए, ओंग बोल लीजिए, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। फिर है जारवा, फिर है सेंटिनली, फिर है शैम्पेन, फिर है हल्चू। ये 5 ऐसी जनजातियां हैं जो कि आपको अंडमान निकोबार द्वीप समूह में देखने को मिलेगी। उसके बाद आप देखिए, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी नीलगिरी। नीलगिरी जो है तमिलनाडु के हिस्से में, वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कोटा जनजाति। तो अगर आपको कभी कन्फ्यूजन हो जाए कि अरे कोटा जनजाति, कहीं कोटा जो राजस्थान में है वही तो नहीं है, मतलब उनसे जुड़ी हुई कोई जनजाति हो, तो ये गलत हो जाएगा। कोटा जनजाति आपका कहाँ पे देखने को मिलेगा, ये आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे तमिलनाडु में, ठीक है। उसके बाद आप देखिए, यहाँ पर एक और है आपको तोड़ा जनजाति। और अब तोड़ा जनजाति के साथ ये क्या है कि पॉलीएंड्री है, बहुपतित्व यहाँ पर फॉलो होता है, मतलब एक पत्नी के एक से अधिक पति हो सकते हैं। और यही आपको रीति रिवाज जौनसारी जनजाति में भी देखने को मिलता है, जो कि उत्तराखंड में पाई जाती हैं। भारत की ये 3 हैं। 3 सबसे बड़ी जनजाति के क्या नाम है, भील जनजाति, फिर गोंड, और फिर है संथाल। अब यहाँ से आप ऊपर की तरफ जब जाते हैं तो उड़ीसा पे फोकस करिए, ठीक है। उड़ीसा में देखिए, एक आपको देखेंगे भुंजिया जनजाति, और एक है डोंगरिया कोंड, एक है बोंडा जनजाति। तो बी से एक बोंडा जनजाति, बी से भुंजिया जनजाति, और डोंगरिया कोंड। इसको 2 बार 3 बार लिखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। डोंगरिया कोंड कई बार एग्जाम में पूछा गया है, भुंजिया ट्राइब के बारे में भी पूछा गया है। अंडमान निकोबार में सेंटिनली बहुत इंपॉर्टेंट है, हल्चू बहुत इंपॉर्टेंट है, शैम्पेन बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से कोटा ट्राइब पूछा जा चुका है, तोड़ा ट्राइब पूछा जा चुका है, जौनसारी ट्राइब पूछा जा चुका है कि कौन से ऐसे जनजाति है भारत में जो बहुपतित्व फॉलो करती हैं या फिर पॉलीएंट्री को प्रैक्टिस करती हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जौनसारी, और साथ में तोड़ा जनजाति भी। स्टार बनाने का मतलब है कि इस पे प्रश्न पूछे जा चुके हैं, इसलिए आपको ध्यान देना है। अभी उधर नहीं देखना है, इधर देखिए, केवल पश्चिम साइड नहीं, सिर्फ पूरब देखना है। अब उड़ीसा आपने देख लिया था, बोंडा, डुंगरिया, कोंद और भुंजिया जनजाति को। झारखंड में देखिए, एक दिख रहे हैं हमें बिरहोर, भगवान बिरसा मुंडा के बारे में हम जानते हैं, तो वहीं से बी से बिरहोर भी आप याद रखिएगा, बिरहोर जनजाति झारखंड में है। अब यहाँ सिक्किम में देखिए, सिक्किम में ये तीनों ही ट्राइब इंपॉर्टेंट हैं और हमेशा आता रहता है, भूतिया ट्राइब, लेप्चा ट्राइब और लिम्बू। जब आप भुंजिया कर देंगे, भुंजिया जनजाति, तो आपको देखने को मिलेंगे उड़ीसा में। लेकिन जब आप कहेंगे भूतिया ट्राइब, भूतिया जनजाति, तो कहाँ देखने को मिलेगी, सिक्किम में। अब आप इधर देखिए, ये नागालैंड की कुछ इंपॉर्टेंट जनजाति हैं और हमेशा एग्जाम में आती हैं। क्या नाम है, अंगामी, कोनियक, रेंगमा, ये नागालैंड की इंपॉर्टेंट जनजाति है। उसके बाद देखिए, यहाँ पर है कि उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, थारू, ठीक है। और थारू जनजाति की एक खास बात और क्या है कि दीपावली को ये शोक दिवस के रूप में मनाते हैं। अब यहाँ पर एक सवाल पूछा गया कई बार कि ये भरमौर जनजाति कहाँ पे रहती है, तो ये हिमाचल की रहने वाली है भरमौर जनजाति।
और ये गद्दी जनजाति के ऊपर पूछा गया था कि गद्दी ट्राइब जो है ये कौन से पहाड़ी श्रृंखला में रहती है। उसका था पीर पंजल, धौलाधर और दो तीन और थे ट्राइब, मतलब रेंज के नाम थे, वो आपके पूर्वोत्तर भारत के थे, जैसे मिशमी, अ, मिकीर पहाड़ी, इस तरह से कुछ ऑप्शन था। तो गद्दी जो जनजाति है वो आपका धौलाधर की पहाड़ी है। कहाँ पे धौलाधर है, अभी हमने इतने 2 बार 3 बार देख लिया कि ये हिमाचल प्रदेश में धौलाधर की पहाड़ी थी, हमने देख लिया था, ठीक है। और अब आते हैं मांगड़ियार जनजाति पे। मांगड़ियार जनजाति क्या है, अक्सर आपने मूवी और सीरीज और इन सब में देखा होगा कि पगड़ी पहन के राजस्थान साइड में जब भी शूटिंग होती है मूवी की, सीरियल की, किसी वेब सीरीज़ की, तो वहाँ पे वो लोग पगड़ी पहन के 2 4 लोग 5 लोग बैठ के गाना गाते हैं, अपने राजस्थान के कल्चर को बयान करते हैं, संस्कृति को बताते हैं। तो वो जो आपको कम्युनिटी अधिकतर, 100% जरूरी नहीं है, लेकिन अधिकतर जो वो कम्युनिटी के लोग रहते हैं वो मांगड़ियार जनजाति के लोग रहते हैं, जिनका सारंगी पे बहुत अच्छा पकड़ होता है। सारंगी बजाते हुए अक्सर आपको ये नजर आएंगे, टोपी पहन के, पगड़ी पहन के, और राजस्थानी कल्चर को बयान करते हैं, ठीक है। तो ये मांगड़ियार जनजाति है, और देखिए इसलिए साथ में मैंने ये सारंगी बना दिया। ये थोड़ा सा लाइट रोशनी ज़्यादा था तो सारंगी ठीक से नहीं आया। एक रफ आइडिया के लिए आपके सामने ये मांगड़ियार जनजाति का मैंने बना दिया था फोटो। अब यहाँ से आप अच्छे से इसको देख लीजिएगा स्क्रीनशॉट। यहाँ से मेरे ख्याल से सारे तरह की जनजाति समझ में आ रही हैं जो भी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा आप पीवीटीजी करके सर्च करिएगा, पर्टिकुलरली वुलनरेबल ट्राइबल ग्रुप, पीवीटीजी। इसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट जनजाति हैं, अगर आपको लगे कि वो जनजाति आपको थोड़े और देख लेने चाहिए, उसमें लिस्ट है पूरी, तो कुछ इंपॉर्टेंट जनजाति हैं, आप उनको भी देख लीजिएगा। वरना जो इम्पोर्टेंट है, जो हमेशा घूम घूम के एग्ज़ाम में आती हैं, वो मैंने आपको बता दिया। इसी के साथ अपना इंडियन ज्योग्राफी का ये वीडियो हम कंप्लीट करते हैं हम लोग, ठीक है। अब उसमें जैसे एक दो टॉपिक कुछ है अपने माइनिंग को लेके और एक दो पासेस को लेके, तो उनको फिर से, अब जो बचे हुए टॉपिक्स हैं, मेजर पोर्शन हमारा कंप्लीट हो चुका है, मुख्य पोर्शन हमारे कंप्लीट हो गए हैं। जो थोड़े बहुत हमारे टॉपिक और बच्चे उनको फिर से एक वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। तो ये अपना पूरा वीडियो है, इसको कई बार आप सुन ही लीजिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। जो मैप्स हैं इसमें आपकी भी अच्छी पकड़ इसमें बन जाएगी, कोई डाउट नहीं है इसके में। तो वीडियो को आज यहीं पे कंप्लीट करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फिर नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। आप सभी लोगों का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद।